अरे कहाँ है? फोन करती। मैं तो रोज की तरह अपना काम कर रहा था सर। और ये रूम भी इसी के नाम पर बुक था। सर ये फ़ोन मिला है, फ़ोन में फैमिली वालों के नंबर है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है सर। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। विश्वास हर रिश्ते की नींव, उसका आधार होता है। इसे बनाने के लिए कभी कभी एक पूरा जीवन काल भी कम पड़ जाता है, लेकिन इसे टूटने में क्षण भर लगता है। उस रात उस कमरे में प्रवेश करते वक्त उस दुल्हन के मन में भी विश्वास भरा हुआ था, लेकिन उसके साथ जो आगे हुआ वो एक अलग ही दास्तां है। कौन थी वो और किसने उसके भरोसे का इतनी बेरहमी से कत्ल किया था? क्या ये? पता नहीं सर, कल तक तो नहीं था। मैं तो रोज रूम साफ करता हूँ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विक्टिम ने लिखा हो? शायद हमें कुछ बताना चाहती हो। नहीं अंकल, अगर उसने लिखा होता तो क्लियरली लिखती। होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक करो, देखोगे इसके साथ कौन आया था। ओके सर। मैनेजर साहब आइए मेरे साथ। The number you have dialed is not reachable. क्या है ये? तुम्हें होटल की सिक्योरिटी की कुछ पड़ी नहीं है क्या? सर ये झूठे सीसीटीवी कैमरे क्यों लगवाए? सर सॉरी सर, वो ऐसा है कि इसी को देख करके लोग डर जाते हैं, तो मैंने सोचा बेकार में क्यों खर्चा करूं। बेकार का खर्च है ये, बेकार है ये। बुकिंग शालिनी गुप्ता के नाम से हुई। जी सर। सर हाँ, टेलीफोन बुकिंग हुई थी सर, और वो बाद में खुद आई थी और उसने पेमेंट भी करी थी सर। साथ में कोई और भी था? सर नहीं सर, उसके साथ हाँ एक औरत आई तो थी उससे बाद में मिलने के लिए सर। शालिनी गुप्ता। शालिनी हाँ, 104 जाइए। कौन थी वो औरत? क्या नाम था उसका? नाम तो पता नहीं सर। क्या आइडेंटिफिकेशन देखे बिना ही छोड़ देते हो किसी को भी? सर क्या करें सर, मेरे पास स्टाफ भी कितना कम है। मैं तो बस यहीं पे खाता हूँ और यहीं पे झप्पी ले लेता हूँ सर। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था सर कि खून हो जाएगा। तुम 5 साल से शादीशुदा हो और तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारी बीवी उस लॉज में क्यों, कैसे, और वो भी शादी के जोड़े में? पता नहीं सर। तुम कहाँ थे? हाँ, तुम कहाँ थे? मैं गुड़गांव, आगरा, पटना, इन सिटीज़ में मीटिंग्स थी। काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है सर। पिछले हफ्ते गया था। पिछले 1 हफ्ते की नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव सर, जैसे ही शालू के बारे में पता चला मैं वहाँ से निकल गया। आखिरी बार बात कब हुई थी? एक्चुअली तभी हुई थी, 1 हफ्ते पहले। शालिनी जल्दी डब्बा दो, लेट हो रहा है, जल्दी करो। छोड़ो। ये लीजिए आपका। गुस्से से वहाँ से निकल गया सर। उसके बाद बात नहीं हो पाई। फिर अपने काम में बिजी हो गया, फ़ोन भी नहीं किया। और अब संबंध खराब थे तुम दोनों के बीच में? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं अपने काम में बिजी होता था, हाँ वो भी घर के कामों में बिजी थी, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो सुसाइड करे। ये साबित कहाँ हुआ है कि उसने सुसाइड की है? ये मर्डर भी हो सकता है। लेकिन सर, शालिनी का मर्डर कोई क्यों करेगा? वही हम भी जानना चाहते हैं। और शालिनी से मिलने एक औरत आई थी लॉज में। शालिनी गुप्ता। जाइए। औरत? शालिनी की किसी से कोई दुश्मनी या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। शालिनी ऐसी टाइप की इंसान ही नहीं थी जिससे कोई दुश्मनी करे। ठीक है, तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो दोबारा से बुलाएंगे। सर ये बंदा तो सचमुच में शौक लग रहा है। भरोसा नहीं है। झगड़ा या तनाव जो भी हो, पिछले 1 हफ्ते से दोनों के बीच में बात नहीं हुई।
थोड़ा अजीब नहीं लगता? इस हस्बैंड वाइफ के बारे में मोहल्ले वालों से पूछताछ करो और अरविंद के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड निकलवाओ। ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और वो औरत जो लॉज में आई थी, शालिनी गुप्ता। जाइए। उसका स्केच बना? सर बन रहा है। ठीक है, जैसे ही स्केच बन जाए अरविंद को दिखाओ। शायद ये अरविंद उस औरत को जानता हो। ओके सर। सर उसके काले घने लंबे बाल थे। इतने लंबे भी बाल नहीं थे। क्या बात कर रहे हो सर? वो लिपस्टिक भी थी। लिपस्टिक? The number you have dialed is not reachable. हेलो। नहीं सर, नहीं जानता, पहले कभी नहीं देखा। समझ में नहीं आ रहा है सर, शालिनी आखिर ऐसी जगह गई क्यों? ये 30 क्या है? शालिनी ने कभी इसके बारे में बताया या फिर कहीं देखा? नहीं सर, पता नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तो तुझे पता क्या है? अपनी बीवी के बारे में भी नहीं जानता है। तूने तो कहा था कि शादी में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी। फिर ये चक्कर क्या है? किसी के साथ अफेयर था तेरी बीवी का, या तूने ही मजबूर कर दिया उसे किसी के साथ भाग जाने के लिए? तू इस औरत को भी नहीं जानता, तो फिर जानता क्या है? तो ये ऐसा तो नहीं कि वाकई में तेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर था और वो तुझे पता चल गया और गुस्से में आके तूने अपनी बीवी को मरवा दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। सर वर्षा सिंह। उम्र? सर 15 साल। आखिरी बार कब देखा था? बताओ ना। कल सुबह स्कूल गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। आपने उसका फोन ट्राई किया? हाँ सर किया, बट फोन भी बंद आ रहा था। सर आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया कि बिना बताए कहीं गई हो। आप उसकी कोई फोटो लेकर आए हैं? हाँ सर, मोबाइल में। नया, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। बताइएगा सर। सर जल्दी पता लगा लीजिएगा। बिल्कुल। मुझे पता था कि ये सब कुछ होना ही था। शालिनी मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे अपने दोनों मिसकैरेज के बारे में बताया था और दिन प्रतिदिन उसके झगड़े बढ़ गए थे। अरविंद तो बात बात पर अपनी बीवी को मारता था। इस औरत को जानते हो? देखा है कभी? नहीं सर। इसके अलावा कोई और आदमी जो शालिनी से मिलने जाता हो? नहीं सर, लेकिन अगर उसका किसी के साथ चक्कर होता भी तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। क्यों? अरविंद तो घर पे आता नहीं था, लेकिन भाभी दिखने में तो सुंदर थी ना। तुम्हारा चक्कर था उसके साथ? तो सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, ये सब मुझे कैसे ठीक लगेगा? और वो भी भाभी, शालिनी भाभी। सर आपका अंदाजा सही निकला, मौत जहर की वजह से हुई है। पहले विक्टिम जहर की वजह से पैरालाइज हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई। बॉडी पर भी जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है। सर लगता है जहर किसी चीज में मिला के दिया गया। मतलब शालिनी का मर्डर हुआ है? यस सर। सर मौत 11 से 12 के बीच में हुई है। सर इस अरविंद का भी केमिकल का ही बिजनेस है। अरविंद के पास मोटिव भी था और मौका भी। सर पड़ोसियों के मुताबिक दोनों में काफी झगड़ा होता था। अरविंद अपनी बीवी को मारा भी करता था। और जहां तक इसका सवाल है, इसे किसी ने नहीं देखा। हो सकता है अरविंद का इससे कोई कनेक्शन हो। अरविंद के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स आए? हाँ सर। उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाओ। सर मंगवा लिए, आते ही होंगे। अब पता चलेगा कि अरविंद किस किस के साथ कांटेक्ट में था और इसके साथ अरविंद का क्या लिंक है। सर, हस्बैंड वाइफ दोनों के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर परफेक्ट टाइम। ये देखो, ले गया इस अरविंद को। ओके सर। खड़ा खड़ा। सॉरी सर, गलती हो गई, झूठ बोला मैंने। लेकिन उसका मतलब ये नहीं सर कि मैंने शालू को। तूने तो कहा तू गुड़गांव में था जब तुझे शालिनी के बारे में पता चला। तो तू दिल्ली में क्या कर रहा था? एक दिन पहले मर्डर के प्लानिंग कर रहा था शालिनी के मर्डर की? नहीं सर, बस ऑफिस का काम था, बॉस ने जल्दी बुला लिया था। मीता शेरावत बॉस का नाम। जब तेरे कॉल रिकॉर्ड से हम ये पता कर सकते हैं कि तू कहाँ है, तो ये भी पता कर सकते हैं कि किसके साथ था। ये इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस, क्या चक्कर है ये? चक्कर नहीं है सर,
एक्चुअली प्यार करते हैं। सर मेरे और शालू के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी। मिसकैरेज की वजह से? हाँ सर, ऑब्वियसली थोड़ा असर तो उसका पड़ा था। ज़रा सी बात पर बखेड़ा खड़ा करती थी, दिमाग खराब हो गया था सर। पूरा दिन ऑफिस में काम करो और घर पे आके उसकी झिकझिक। तो तूने सोचा कि एक ही बार में उसे मार के हमेशा की झिकझिक खत्म, इसीलिए मार डाला शालू को? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। हमारे बीच में कुछ भी हो, लेकिन मैं प्यार करता था उससे। लव मैरिज थी सर, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम थी, लेकिन प्यार भी था। सर अरविंद खुद उसे डाइवोर्स देना चाहता था, लेकिन वो औरत अरविंद के सर के ऊपर ही बैठ गई थी, उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये सारी बातें अरविंद ने खुद मुझे बताई है। क्या करता सर, काम और ऑफिस के बीच में जो थोड़ी भी लाइफ थी वो मीता के साथ ही थी। उसे अगर मैं बोल देता कि मैं डिवोर्स नहीं दे सकता तो वो मुझे भी छोड़ देती। ऑफिस की मेरी 1 हफ्ते की टूर थी, लेकिन लास्ट 2 मीटिंग्स कैंसिल हो गई, इसलिए मैं दिल्ली 1 दिन पहले ही आ गया। और फिर रात मैंने मीता के साथ बिताई। अगले दिन शालू के बारे में पता चला और आ गया, लेकिन मैंने ये सब बात शालू से छुपाई और अब शालू ही। सर ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से अरविंद और मीता दोनों मीता के घर पे थे। नो मूवमेंट। शायद सच बोल रहे हैं सर। जस्ट टू बी श्योर मैंने कांस्टेबल यादव को मीता की फोटो लेके लॉज में भेजा था कंफर्म करने के लिए, लेकिन वहां पर भी मीता को किसी ने नहीं देखा। सर अजीत और विजू भी कॉन्फिडेंट है कि वो औरत कोई और थी। अरविंद और मीता दोनों के पास मोटिव था, क्योंकि शालिनी के जाते ही दोनों का रास्ता एकदम साफ हो गया था। अरविंद उसे बड़ी आसानी से हासिल कर सकता था। दोनों के एलिबाई भी पुख्ता है और दोनों साथ में थे। पूरा मौका और टाइम था इन लोगों के पास। वर्षा सिंह, उम्र 15 साल, स्कूल के लिए निकली थी, वापस आई नहीं। सर हमने स्कूल में भी पूछताछ की, उनका कहना है कि वो यहाँ पर आई नहीं थी। माँ बाप और पड़ोसियों का कहना है कि वर्षा खुद से भागने वाले में से नहीं है। कोई रैंसम कॉल? अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया है। हो सकता है वर्षा किसी मुसीबत में हो। उसका फोन? सर घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक चौक पड़ता है, उसका फोन वहीं पर लास्ट बार स्विच ऑफ हो गया था। तब से लेकर अब तक हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं, और सर कॉल रिकॉर्ड्स में अधिकतर नंबर घर वालों के, उसकी 1-2 सहेलियों के हैं। वर्षा के स्कूल और उसके घर के आस पड़ोस के सभी लोगों से दोबारा पूछताछ करो। हो सकता है किसी लड़के का चक्कर हो। बस स्टॉप, हाईवे, सभी फोन बूथ पर अच्छी तरह से इंक्वायरी करो। वर्षा का मोबाइल जहां पे स्विच ऑफ हुआ था वहां से जाने वाले सभी रास्तों पर कड़ी इंक्वायरी करो। हो सकता है शायद कोई सीसीटीवी फुटेज मिले, साइबर कैफे पे, दुकान से या पेट्रोल पंप से। सर और सर केस में एक बड़ा अजीब अपडेट है। अरविंद का फोन आया था, बता रहा था उसका और शालिनी का एक जॉइंट अकाउंट है HKM बैंक में। सर उसका कहना है कि मर्डर से 1 दिन पहले शालिनी ने पैसे निकाले थे, पूरे 5 लाख। लेकिन शालिनी को इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी हो? सर अरविंद का ये भी कहना है कि आमतौर पर शालिनी बैंक वगैरह नहीं जाती थी। वो पैसे गए कहाँ? लॉज से तो हमें कुछ नहीं मिला। सर हमने घर की भी तलाशी ली थी, वहां से भी पैसे वगैरह नहीं मिले। अंकुर, उस बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कि जब शालिनी वहां गई थी क्या कोई और भी था उसके साथ। ओके सर। हर रिश्ते में कुछ राज, कुछ गिले शिकवे होते हैं, लेकिन उस रिश्ते की डोर कितनी मजबूत है ये निर्भर करता है खुद पति पत्नी पर। वो चाहे तो एक दूसरे की खामियों को नजरअंदाज कर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं, या फिर उन्हीं खामियों को मुद्दा बनाकर अपनी दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। क्या सच्चाई थी अरविंद और शालिनी के रिश्ते की, और वो रहस्यमयी महिला कौन थी जिसके साथ शालिनी को आखिरी बार देखा गया? सर घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब एक दूसरे के करीब थे। हाँ, लड़के के पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट थे। अब क्या बताए सर आपको, ये आजकल के बच्चे ना जरा सी बात पर नस काट लेना, जरा सी बात पर घर से भाग जाना, इन्हें कहाँ अपने माँ बाप की पड़ी है। वर्षा का किसी के साथ कोई प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं लगा सर। वर्षा वैसी नहीं थी, वो बहुत ही सिंसियर थी। अच्छा, क्या वर्षा किसी लड़के के चक्कर में आके घर से भाग सकती है? नहीं साहब, बॉयफ्रेंड का तो सवाल ही नहीं होता, उसका मन हमेशा पढ़ाई में ही लगता था। सर वर्षा के पापा वो तो बस अपने काम से काम रखते हैं, मुझे नहीं लगता है उनकी किसी से कोई दुश्मनी होगी। पर हाँ, वर्षा का एक भाई है, उसके बारे में मुझे पता नहीं सर। सर मुझे तो अब लग रहा है ये किडनैपिंग का मामला है, या तो पैसों के लिए या फिर दुश्मनी के लिए, लेकिन रैंसम के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। हो सकता है मामला ठंडा होने पर रैंसम कॉल आ जाए। उसके घर वालों पर नजर रखो, खासकर उसके भाई पर। ओके सर। सर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं सर। लेकिन अरविंद ने इस नंबर के बारे में नहीं बताया। सर शायद फिर ये रागला पे, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता सर।
ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे ये नहीं पता कि तेरी बीवी का एक और नंबर था? तूने नोटिस नहीं किया? क्या नोटिस कर पाता सर? मेरे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा था सब अब बाहर आ रहा है। मैंने तो आपको वो बैंक अकाउंट वाली बात भी बता दी थी। मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है। अच्छा ये बताइए मीनल कुमारी कौन है? नहीं सर, मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ। इस नंबर के जरिए शालिनी सिर्फ एक ही नंबर के टच में थी, मीनल कुमारी। बहुत जल्द हमारे पास फोटो भी आ जाएगी। तब तक तू भी अच्छी तरह सोच के बता। कहा ना मैंने, मैं किसी ऐसे मीनल कुमारी को नहीं जानता। सब मेरी गलती सर, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे ही पता नहीं। ठीक है, जा सकते। सर ये वाकई में कुछ नहीं जानता या ना जानने का नाटक करके पूरा इल्जाम किसी पे थोपने की कोशिश कर रहा है? जो भी हो, पैसों के एंगल ने इस केस को और भी क्रिटिकल कर दिया है। ये मीनल कुमारी की कोई इन्फॉर्मेशन? सर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। हमने सर्विस प्रोवाइडर से कह के सर्विस प्रोवाइडर से फैक्स आया है मीनल कुमार के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। सर अंकुर, ये औरत कहीं वही तो नहीं जो शालिनी के साथ लॉज में? मोहम्मदपुर का एड्रेस है। मीनल कुमारी, क्या यही वो औरत थी जो शालिनी से मिलने होटल में आई थी? और क्या मीनल ने ही शालिनी का कत्ल किया था? अगर हाँ तो क्यों? दिल्ली पुलिस के सामने कई सवाल थे पर जवाब एक भी नहीं। सर लगता है हम गलत एड्रेस पे आए हैं। एड्रेस ही नहीं, शायद नाम भी गलत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सर बैंक के 2 CCTV फुटेज आए हैं, एक बैंक के अंदर का और एक बैंक के बाहर के ATM का। सर बैंक के अंदर तो शालिनी अकेली दिख रही है, लेकिन बैंक के बाहर के CCTV फुटेज में और ही दिख रहा है। जूम करो, इसका चेहरा करीब से दिखाओ। कहीं इसी के साथ तो शालिनी का अफेयर नहीं था? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से शालिनी इसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी है और शालिनी की बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसे नहीं लगता कि ये इसे पर्सनली जानती होगी। मुझे लगता है कि शालिनी डर के मारे इसके आगे कुछ रिक्वेस्ट कर रही है। हो सकता है ये आदमी शालिनी को ब्लैकमेल कर रहा हो। पहले ATM से पैसे निकलवाए, फिर प्रेशर डाल के बैंक से। लेकिन सर शालिनी जिस दिन वो बड़ा अमाउंट बैंक में विड्रॉ करने गई थी, उस दिन ना ये बैंक के अंदर था ना बैंक के बाहर। अंकुर, इस आदमी का स्क्रीनशॉट लो और सर्कुलेट कराओ। इसका मिलना बहुत जरूरी है। ओके सर। शालिनी, एक उपेक्षित पत्नी, पति द्वारा धोखे की शिकार और शायद किसी अजनबी द्वारा ब्लैकमेल से पीड़ित। एक ऐसी स्त्री जो पहले से ही गर्भपात के दर्द से गुजर रही थी। अगर हम गौर से सोचें तो हम अपने जीवन में किसी न किसी शालिनी को जरूर जानते हैं। अपनी निजी समस्याओं से जूझती इस महिला के मन में आखिर क्या चल रहा था? क्या वाकई में उसका किसी के साथ कोई अवैध संबंध था? मामला इतना पेचीदा हो गया था कि अब पुलिस भी आगे बढ़ने में असहाय महसूस कर रही थी। अंकुर, ये 2 लोग हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मिनल के फोन का क्या हुआ? सर फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। जैसे ही वो फोन ऑन होगा मोबाइल कंपनी हमें इन्फॉर्म कर देगी। सर कहीं इस आदमी का कनेक्शन अरविंद के साथ तो नहीं? हो सकता है, लेकिन ये बात हमें अरविंद ही बताए। ऊपर से ये 30 का राज। सर ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यादव बोलो। सर उस CCTV वाले आदमी की बाइक ट्रेस कर ली है। कहाँ हो तुम? लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक अनाथ आश्रम है। ठीक है, तुम एक काम करो, जैसे ही वो आदमी दिखाई दे उसे रोक लो। हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सर कांस्टेबल यादव का फोन था, शायद इस आदमी का पता चल चुका है। सर ये देखिए, शालिनी गुप्ता मर्डर, पॉइजन, दिल्ली। रिंदर, पता करो ये केस कौन हैंडल कर रहा है। मेरी उससे बात कराओ जल्दी, क्विक। ये क्या है? सॉरी वो क्या छुपा रहा है हमसे? यहाँ सच बोलेगा या हवाला चल के? सर प्लीज सर,
सर मेरी जॉब चली जाएगी। पैसे क्यों लिए थे शालिनी से? ब्लैकमेल कर रहा था उसे, अफेयर था तेरा उसके साथ। अंकुर, ये ऐसे नहीं मानेगा। लॉकअप में लेके चलो, इसका वहीं मुंह खुलवाएंगे। चले। सर प्लीज लॉकअप में नहीं सर। सर मैं बताता हूँ सब। सर शालिनी आई थी वो। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एडॉप्शन से कितने बच्चों की लाइफ चेंज हो जाती है आप सोच भी नहीं सकती। आप सिग्नेचर कर दीजिए, अपनी सारी डिटेल्स आप मुझे बता दीजिएगा, मैं भर दूंगा। यहाँ आपके और यहाँ आपके हस्बैंड के। वो बात दरअसल ये है कि मेरे पति ये बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं रेडी हूँ। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के कंसेंट लगती है। देखिए मैं आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। आप प्लीज कैसे भी करके आप बताइए मुझे कितने पैसे देने होंगे आप प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सर उस दिन वो शालिनी के साथ मैं गया था पैसे लेने और उससे मैंने कहा कि मैं सारी फॉर्मेलिटीज और कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवा के फ़ोन करूंगा, लेकिन उससे पहले ही पता चला कि वो भी इनफैक्ट अभी आप लोगों से सर पहली बार रूल्स तोड़ता है। इससे पहले भी इलीगल एडॉप्शन किया है ना तूने, और उस दिन के बाद तूने और पैसे लिए थे, है ना? और एडॉप्शन की बात को लेकर तू शालिनी को ब्लैकमेल कर रहा था। सर ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं सर। सर मुझे तो मेरे पैसे पहले ही मिल गए थे ना, तो मैं फिर ब्लैकमेल क्यों करूंगा उसे? उसकी बातों से पता चल रहा था कि कितनी ज़रूरत थी उसे बच्चे की। सर मुझे लगा कि इसी बहाने मैं कुछ मदद कर दूंगा उसका। अंकुर, फोटो देखो। देख इसे। पहचानता है? सर मैं नहीं जानता इसे। इलीगल एडॉप्शन फैसिलिटेट कराने के जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं तुझे। यादव, सर ले जाओ इसे। सर प्लीज सर नहीं। चल अंकुर, चल। इसके ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड और फोन रिकॉर्ड निकलवाओ। देखो कि उस दिन ये लॉज के आसपास था या नहीं, और मीनल कुमारी का ये नंबर इसके रिकॉर्ड्स में है या नहीं। ओके सर। तो आपको लगता है कि शालिनी गुप्ता मर्डर केस उस केस से कनेक्टेड है जिसकी आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? यस, पिछले 6 महीने से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चीतल नाम का ये जहर एयर कंडीशन बनाने वाली फैक्ट्री में केमिकल में यूज होता है। लेकिन जुर्म करने का तरीका अलग है। आपकी विक्टिम के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, लेकिन शालिनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहर के साथ मर्डर तो आजकल काफी कॉमन है। जो राइट इंस्पेक्टर भट्टी, लेकिन आपके केस की डिटेल स्टडी करने के बाद ये बात खटकी। तब हमें मालूम चला कि शायद पहले से दीवार पे किसी ने लिख छोड़ा होगा। सर जो वो ट्रैक कर रहे हैं वो किसी ने स्विच ऑन किया है, एक्टिव दिखा रहा है। एक्सीलेंट। साढ़े टीम को मोबिलाइज करो और उस मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन के अपडेट्स लो। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते अपडेट्स आते रहने चाहिए और लोकेशन ट्रेस होती रहनी चाहिए। कई महीनों के बाद हमें ये चांस मिला है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये औरत बड़ी शातिर बनती है, लेकिन फोन ऑन करके इसने गलती की। लेट्स क्लोज द केस, कम ऑन। बहरहाल इस उलझी हुई कहानी में जुड़ने वाला था एक और अहम किरदार, यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाली रेखा, जो इस वक्त जूझ रही थी अपनी ही समस्याओं से। क्या माल आ रही यार? अरे हाँ यार। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हैं? हम भी चलें साथ, अकेलापन दूर हो जाएगा। ऐसी औरतों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। हमने तो सुना है इसका पति भी इसे छोड़ के चला गया है। कौन रहेगा नाचने वाली के साथ? अक्सर हम दूसरों को जाने बिना समझे बिना बड़ी आसानी से उनके बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। क्या थी रेखा की पूरी कहानी? क्या दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में हुए हत्याकांड से उसका कोई कनेक्शन था? आके बैठ गई। अरे क्या क्या सुनना पड़ता है, और क्या पता उसका पति कहाँ छोड़ के चला गया उसे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आ जाएगा वापस। अरे जो बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ, वो नहीं आने वाला। अरे मजे लिए और निकल गया। अरे इसकी शक्ल में लिखा हुआ था। मुंबई पुलिस से हम लोग। सब
पर मेरे को क्यों, मैंने क्या किया है? क्या किया है वो तो खुद बताएगी थाने में चल के। सर जरूर कोई मिस्टेक होला, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रही, मैंने कुछ नहीं किया। सर मुझे नहीं पता, मैं कब से बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। और ये नीलिमा भंडारी कौन है मैं नहीं जानती। नहीं पता तो ये फोन कहाँ से आया तेरे पास? पिछले 1 साल से हम इस फोन को ट्रेस कर रहे हैं। मतलब अखिल? कौन अखिल? अखिल मेरा मर्द है, ये फोन उसी का है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अब मुझे नीलिमा भंडारी के बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि अखिल करता क्या है। कहाँ मिलेगा तेरा पति? भागने का बहुत शौक है तुझे, ले चल से। अरे साहब अपुन को काहे को अंदर ले जा रहे हो साहब? अपुन ने कुछ नहीं किया साहब। सच सच बता, नीलिमा भंडारी के मर्डर में और कौन कौन था तेरे साथ? बोल। साहब अपुन कसम खा के बोलता है साहब, अपुन ने कुछ नहीं किया। और साहब अपुन ने कोई मर्डर नहीं किया साहब। साहब अपुन के पास इतना जिगरा कहाँ है साहब? और साहब ये नीलम बिलम को मैं नहीं जानता साहब। नीलम बिलम नहीं, नीलिमा भंडारी, पति बिल्डर उसका जतिन भंडारी, वर्ली में रहते हैं। नहीं जानता तूने? अपन वर्ली में कहाँ जाता है? वर्ली में नहीं जाता तो ये फोन कहाँ से आया तेरे पास? अरे साहब अपन तो इस फोन को कब से ढूंढ रहा था साहब। ये आपको किधर से मिला साहब? जो पूछा हूँ वो बोल, सवाल मत पूछ। ये फोन कहाँ से आया तेरे पास? नीलिमा भंडारी के मर्डर के बाद से ये फोन उसके घर से गायब है, बता। साली कमीनी, इसीलिए वो मेरे को फोन देकर गई थी। साहब आपने वर्ली बोला ना? ये क्या बकवास कर रहा है? क्या वर्ली वर्ली? अरे साहब वो उधर ही काम करती थी और उसी ने मेरे को फोन दिया था। कौन? रत्ना ने। कौन रत्ना? साहब वो अपुन और उसके बीच में चक्कर था साहब। बहुत दिन से वो मेरे को मिली नहीं, अचानक गायब हो गई साहब। लेकिन साहब थोड़े टाइम पहले वो मेरे को मिली थी और अपन दोनों साथ में रहते कुछ टाइम के लिए। और हाँ साहब, जाने से पहले उसने मेरे को ये फ़ोन दिया था और बोला कि प्यार से दे रही है तेरे को। और अपुन तेरा कुछ नहीं? अरे अपुन के लिए तो आ इधर तू। क्या करेंगे मतलब? अरे मस्ती करेंगे इधर। सुन, मैं 2-3 दिन ड्यूटी पे नहीं जाएगा अभी ना तो चलेगा, बस तू आ जा। देख मेरे को पता है कि तू उधर जाके पक गई है सतारा में, तू आ जा बस। सुन, वो मीरा रोड में जो खोली है ना, उधर ही रुकेंगे अपन 2-3 दिन, खूब मस्ती करेंगे। हाँ तू आ रही है ना? ठीक है आ जा। रत्ना, क्यों तुझे खुशी नहीं हुई मुझे देख के? ऐसी बात नहीं है। ज्यादा खुशी तो हमें हुई तुझे मिलकर। नीलिमा भंडारी का मर्डर करके सतारा में छुपी बैठी थी। मती मारी गई थी साहब मेरी, जो उस नीरू के चांसे में फंसी मैं उसी के चक्कर में पड़ी हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। और अब इल्जाम उस नीरू पर डाल रही है? अरे किधर सर, मेरे को तो पता भी नहीं था ये खूनीबीर के बारे में। मेरे को तो बताया था कि मालकिन को नींद की गोली देकर सुला देंगे, फिर घर का सारा माल चोरी कर कर भाग जाएंगे। और फोन उसी ने दिया मेरे को, बोली की मदद करने के बदले में दे रही है। मैं बीच में एक बार आई थी मुंबई, तब मैं अली से मिली साहब, तभी मेरा फोन इधर रह गया। मुझे लगा गुम गया करके। तुम दोनों ने अकेले किया है कि कोई और भी था तुम्हारे साथ? हम ही दोनों थे साहब। देख रत्ना, नीरू या किसी और को बचा के कोई फायदा नहीं होगा। तू बुरी तरह से फंस चुकी है। अगर पुलिस की मदद करेगी तो तेरी सजा कम हो सकती है। बता। मैं तो तैयार है साहब मदद करने को, लेकिन वो नीरू ही मेरे को उल्लू बना के चली गई। अभी मैं क्या बताएगी आपको? अभी होगी किधर, तो वो किसी को चूना लगा रही होगी। सारे खबरों को एक्टिव करो और ये स्केच उन सभी में सर्कुलेट करो। नीरू का फोन आखिरी बार चैम्बूर में एक्टिव हुआ था। चैम्बूर में पूछताछ करो और वर्ली के एरिया में भी पूछताछ करो। इससे पहले कि नीरू कुछ करे,
हमें इसे पकड़ना होगा। ओके सर। देख, तुझे सही गलत के बारे में समझा रहा हूँ। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वापस मुंबई चली जा। जवान है, सुंदर है, अरे सेठ के हाथ पैर जोड़ेगी ना तो मान जाएगा। पर बापू मैं परवर कुछ नहीं। अरे तुझे शादी का चस्का लगा था ना, सब कुछ छोड़ के चली आई। एक बार भी हमसे पूछा कि ये घर कैसे चलेगा। कल सुबह तड़के मुंबई के लिए निकल जाना, मैंने छोटू को बोल के टिकट करा दिए। अरे तेरी फिक्र है मुझे, इसलिए सब कुछ करता हूँ। सर, चंडीगढ़ पुलिस से फोन आया था। जिस तरह हम लोग मीनल को ढूंढ रहे हैं, वो लोग लक्ष्मी को भी ढूंढ रहे हैं। और ये गुरिंदर की बेटी, इस पर भी तो शक था चंडीगढ़ पुलिस को, जिसने अचानक अपनी माँ का मकान बेचा। सर, शक तो था, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि घर बेचने का प्लान एक हफ्ते पहले ही बन गया था। सर, किसी पड़ोसी ने ऑफर किया था। सर, लड़की का घर बेचने का प्लान पहले से नहीं था। पंकुर, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हम मिस कर रहे हैं। मिनल और लक्ष्मी, इन दोनों स्केचेस को 3D एडवांस्ड एनालिसिस में भेजो। देखो कि ये दोनों स्केच कहीं किसी एक ही औरत के तो नहीं। ओके सर। दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई में हुई वारदातें आपस में जुड़ी हुई सी लग रही थी। क्या ये किसी गिरोह का काम था जो अलग अलग शहरों में इन वारदातों को अंजाम दे रहा था? मासूम, अकेली, बेसहारा महिलाओं को अपना शिकार बनाती इन वारदातों का आपस में क्या संबंध था? आखिर इन मर्डर्स के पीछे का मकसद क्या था? सिर्फ लूट या फिर कुछ और? आपकी विक्टिम के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व, लेकिन शालिनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपके केस की डिटेल स्टडी करने के बाद ये बात खटकी। कातिल हर एक मर्डर के बाद एक निशान छोड़ देता था। क्या मतलब था इसका? सर, कहीं ये कातिल स्कोर तो नहीं रख रहा? लेकिन किसके साथ? हमारे साथ। और फिलहाल वो 3-0 से आगे। क्या वाकई कातिल स्कोर बना रहा था पुलिस के खिलाफ? मिनल और लक्ष्मी, इन दोनों स्केचेस को 3D एडवांस्ड एनालिसिस में भेजो। देखो कि ये दोनों स्केच कहीं किसी एक ही औरत के तो नहीं। ओके सर। बहरहाल इस उलझी हुई कहानी में जुड़ने वाला था एक और अहम किरदार, यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाली रेखा, जो इस वक्त जूझ रही थी अपनी ही समस्याओं से। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हैं? हम भी चलें साथ? ऐसी औरतों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। हमने तो सुना है इसका पति भी इसे छोड़ के चला गया है। वापस मुंबई चली जा। जवान है, सुंदर है, अरे सेठ के हाथ पैर जोड़ेगी ना तो मान जाएगा। एक तरफ ये केस था और दूसरी तरफ थी वर्षा। आखिर वर्षा घर से क्यों भागी थी और वो किसके साथ थी? क्यों रुकी है तुम? वो भी आज के दिन? हमें मम्मी की याद आ रही है। मैं फोन पे उनसे बात कर सकती हूँ क्या एक बार? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट। हाँ, और वो भी तुम्हारी फेवरेट। तुम्हें इतना मानता हूँ और तुम्हें कि बस रोए जा रही हो। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी करती हो ना? हाँ? ले, खा ले। क्यों परेशान करती है इतना तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है मैं तुझे भूखा रखता हूँ, लेकिन तू जिद पकड़ के बैठ जाती तो मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है।
बहुत दिनों से तूने मुझे आई लव यू नहीं बोला है, एक बार बोलना। आई लव यू। एक बार फिर से। आई लव यू। आखिर वर्षा कहाँ थी? क्या वो इस साजिश में शामिल थी या फिर वो खुद इस साजिश का शिकार थी? और वो उस बूढ़े आदमी के साथ क्यों थी? मुंबई पुलिस को तलाश थी नीलिमा भंडारी के कातिल की। अहम संदिग्ध थी रत्ना और नीरू। जहां रत्ना को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, वहीं नीरू अब भी फरार थी। और अब ये मामला एक नए पुलिस ऑफिसर के हाथ में था। वर्ली के अपने ही फ्लैट में डेड बॉडी मिली। नाम नीलिमा भंडारी, उम्र 46 साल। भंडारी बिल्डर्स की ओनर जतिन भंडारी की बीवी है। घर से काफी सामान भी चोरी हुआ सर। मौत की वजह? डेथ बॉय पॉइजनिंग। कोई देसी जहर है, केमिकल से बना हुआ। और सर ये क्या है? सर पता नहीं, दीवार पर लिखा हुआ था किसी लिपस्टिक से। सर वो लिपस्टिक हमें क्राइम सीन पर नहीं मिली। क्रिमिनल काफी शातिर है और हमेशा 2 कदम आगे था। ये कौन है? सर ये नीरू है। इसके अलावा एक सस्पेक्ट और है सर। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में दोनों सस्पेक्ट आते और जाते हुए दिखे। एक सेकंड सर। सर ये देखिए नीरू। नीरू इस घर में कुक का काम करती है। और ये रत्ना है जो इस घर में बाई का काम करती थी। रत्ना को हमने गिरफ्तार कर लिया सर। और रत्ना के मुताबिक नीरू ही इस प्लान की मास्टरमाइंड है। कर्माकर, घर में कुक का काम करने वाली इतनी शातिर की 1 साल से हाथ में ना आए। सिर्फ ये 2 थे या और भी कोई सस्पेक्ट है? सर हमने बिल्डिंग के वॉचमैन से भी बात की। उसने बताया कि नीरू से मिलने के लिए एक बंदा रेगुलरली आया करता था। नीरू और रत्ना ने कभी कुछ बताया घर के बारे में? कुछ बुराई की हो घर का, ऐसा कुछ? नहीं साहब, वो कैसे बुराई करेगी साहब, उसकी तो चांदी थी। नया मोबाइल मैडम ने दिया है, वो मेरा वाला खो गया था ना, इसलिए। वो अकेली आती जाती थी या कोई और भी होता था उसके साथ? सर एक आदमी आता था। उसका हुलिया याद है? वो दूर खड़ा रहता था और उसकी शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं दी। सर नीरू के पास 2 फोन थे। एक उसका खुद का और दूसरा वो जो नीलिमा ने उसे दिया था अपने ही सिम कार्ड के साथ, जिसे वो यूज नहीं करती थी। और सर मर्डर के बाद से ही दोनों फोन स्विच ऑफ हैं। और इसी में से एक नंबर को ट्रेस करके हम रत्ना तक पहुंचे। नीरू का फोन रत्ना के पास? हाँ साहब, उसी ने दिया मेरे को। ताकि अगर पकड़ी जाए तो रत्ना। काफी शातिर है ये नीरू। और नीलिमा का पति भंडारी, उसका कनेक्शन? सर उस पर भी शक किया। काफी समय तक वॉच भी रखा। उसके बिल्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, फोन रिकॉर्ड्स, ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स और हर तरह से स्क्रूटनी की सर। उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर। वो रात को सिर्फ सोने के लिए ही घर पर आता है। और वैसे भी प्रॉपर्टी वगैरह है सब उसी के नाम पर है। कोई अफेयर भी नहीं है। और नीरू और रत्ना से तो कांटेक्ट का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उनके जाने के बाद ही घर पर आता है। और ये नीरू और रत्ना की फैमिली वगैरह? सर रूल के मुताबिक दोनों के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सोसाइटी के पास रजिस्टर्ड थे। लेकिन सर इस नीरू ने गलत एड्रेस दिया था और उसका फोन भी आखिरी बार चेंबूर में ट्रेस हुआ। और फिर उसके बाद नीरू की कोई लीड मिली? काफी टाइम के लिए तो नहीं सर। हमने हर एंगल ट्राई किया। फाइनली 2 महीने पहले हमें एक टिप मिली। नीरू के फोन डिटेल्स थे हमारे पास। कई महीनों तक फोन बंद था, लेकिन कुछ देर के लिए फोन ऑन हुआ। उसी वक्त हमारी एक टीम वहां के लिए रवाना हो गई थी। उम्मीद थी कि हम उसे पकड़ लेंगे। नीरू यहीं रहती है? यहाँ कोई नीरू नहीं रहती है सर। सर मैं तो 4 साल से यही नंबर यूज कर रहा हूँ, पर ये नीरू कौन है मुझे भी नहीं पता। इसे जानता है? नहीं सर। ठीक से देख। मैं सच में नहीं जानता सर। मैं तो स्टूडेंट हूँ, छुट्टियों में घर आया हुआ हूँ। और सर मुंबई तो मैं कभी गया ही नहीं। याद करके बता, तूने अपना सिम कभी बाहर निकाल के रखा था या किसी दूसरे के मोबाइल में डाला हो? इस बार जब राजकोट से वापस आ रहा था तो ट्रेन में मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो सर बाजू वाली सीट पे एक आदमी बैठा था, उसने मुझे उसका फ़ोन दिया यूज़ करने के लिए। उस आदमी ने लड़के को जानबूझकर अपना फ़ोन दिया होगा, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस डिवाइस को ट्रेस कर रही है। चालाक तो बहुत, हमारे तरीके हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। सर ये स्केच बनवाया था उस लड़के की मदद से। अब ये नहीं पता कि ये आदमी रत्ना और नीरू का पार्टनर है या रत्ना और नीरू ने इसे भी फोन देकर चूना लगाया। फिर याद आया उस गार्ड के स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें उसने किसी आदमी का जिक्र किया था नीरू के साथ। सर एक आदमी आता था, वो दूर खड़ा रहता था और उसकी शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं दी। हमने गार्ड को भी स्केच दिखाया, पूछताछ की, लेकिन उसे भी मालूम नहीं सर। फिर उसके बाद? फिर हमें दूसरा ब्रेक थ्रू मिला सर। नीरू का जो फोन था वो एक्टिव हुआ। लोकेशन भेंडी बाजार। सर वहां पता चला कि रूही नाम की एक औरत ने ये फोन एक दुकानदार को बेचा था। हमें लगा कि रत्ना और नीरू ने ही अपना नाम बदल करके ये काम किया है, लेकिन सर वो कोई और निकली। उसने बताया कि ये फोन उसके पति अखिल का था
फिर हमने अखिल को पकड़ा और फाइनली अखिल के थ्रू ही पता चला कि फोन रत्ना का था। दोनों का चक्कर चल रहा था और अखिल के थ्रू ही हमने रत्ना को ट्रैक किया, पर जब वो मिली तो कहानी कुछ और ही सामने आई। मेरे को तो पता भी नहीं था ये खूनीवीर के बारे में। मेरे को तो बताया था कि मालकिन को नींद की गोली देकर सुला देंगे, फिर घर का सारा माल चोरी कर कर भाग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे पास इस ट्रेन वाले आदमी की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही उस आदमी की जो नीरू से मिलने आता है। कर्माकर, ये नीरू तो बहुत शातिर निकली। यस सर, आई एम श्योर यही इस पूरे मर्डर की मास्टरमाइंड है और बाकी सब इसमें छोटे मोटे मोहरे हैं। इन सबको यूज करती है लेकिन सामने नहीं आती। बहरहाल वो रहस्यमयी शख्स कौन था जिसे राजकोट जाती ट्रेन में देखा गया था? उसके पास नीरू का फोन कैसे आया? क्या वो इस अपराध में नीरू का सहभागी था? मुंबई पुलिस के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाली मास्टरमाइंड नीरू ही थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि यह मामला जुड़ा था दिल्ली और चंडीगढ़ में हुए हत्याकांड से। और वहीं दूसरी तरफ कानपुर में वर्षा की खोज और तेज हो चुकी थी। हेलो, आपने हमें फ़ोन करके बताया था कि आप कुछ बताने वाली हैं वर्षा के केस के बारे में। जी सोनल, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है वो पुलिस अंकल को बता दो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो वर्षा एक बूढ़े अंकल के साथ, वो अक्सर स्कूल के बाहर आया करते थे वर्षा से मिलने। वर्षा से पूछा था तो उसने कहा कि उसके चाचा हैं। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? उसके बारे में कुछ बता सकती हो? मतलब कैसा दिखता था? सर, एक खबरी से टिप मिली है कि एक औरत ओल्ड पनवेल के मिर्ची गली के एक ज्वेलर के चक्कर काट रही है। काफी भारी नेकलेस है सर। मैंने ज्वेलर से कंफर्म किया तो पता चला कि नेकलेस वैसा ही है जैसे भंडारे के यहाँ से चोरी हुआ था। ये औरत नीरू हो सकती है। कर्माकर, टीम रेडी रखो, इस बार वो बचनी नहीं चाहिए। सच बोल, कहाँ है नीरू? साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मैं किसी नीरू को नहीं जानती। आप क्या बोल रहे हैं? अब ये कहेगी कि ये हार कहाँ से आया ये भी नहीं मालूम। क्या लगता है तेरे को, हम सब बेवकूफ हैं? साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे आदमी ने ये हार मुझे दिया था शादी के टाइम पर। ये तुम्हारा पति? सर, हाँ, पर क्या? ऐसा नहीं लगता, अलग लगता है। ये तुझे कहाँ मिला? क्या काम करता है? कहाँ रहता है? एक एक डिटेल चाहिए मुझे, सारी की सारी, और वो भी अभी। साहब, रमेश को मैं पहली बार बार में मिली थी और हम दोनों ने शादी कर ली और मैंने नौकरी छोड़ दी। साहब, बहुत अच्छा चल रहा था। वो मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अचानक प्यार कम होने लग गया। अरे मेरी जान, तू वेट तो कर, मैं आऊँगा तुझे लेने, और उसके बाद तू और मैं आऊँगा। बस थोड़े दिन में आ जाऊँगा सर। वो किसी लड़की के लिए मुझे छोड़कर चला गया साहब। बहुत इंतज़ार किया साहब मैंने उसका, पर वो नहीं आया। सब साले पैसे के लालची है। माँ बाप ने भी मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यहाँ आई तो बार वाले ने मुझे नौकरी पे भी नहीं रखा। साहब, मैं क्या करती? मैं ये हार नहीं बेचना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। अगर ये वाकई में तुम्हारा पति है तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़े मर्डर में इन्वॉल्व है, और इसके कारण तुम भी इस चक्कर में फंस चुकी हो। और अब इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अच्छे से पूरी तरह हमारी मदद करने का। तो इसके बारे में जो भी जानकारी है, कोई नंबर, कोई पता, कुछ भी, सब बताओ हमें। साहब, एक नंबर है मेरे पास। इनसे नंबर लेकर उसकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और इनकी मदद से रमेश का स्केच भी बनवाओ। कर्माकर आदमी तो वही लग रहा है, लेकिन हुलिया एकदम अलग है। साहब, क्या सच में रमेश ने किसी का खून किया है? लगता तो यही है। खैर, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। अभी तुम जा सकती हो, लेकिन अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो चौकी पे आना पड़ेगा। जी साहब। इस औरत पर 24 घंटे नजर रखो, कहाँ कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इसके एक एक मूवमेंट का हिसाब चाहिए मुझे। शायद इसकी मदद से ही हम रमेश तक पहुंच सकते हैं। सर, यानी राजकोट वाली ट्रेन में जो आदमी मिला था शायद वही रमेश हो, और ये भी हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड ने जिस आदमी का जिक्र किया था जो नीरू से मिलता था, शायद ही वही आदमी हो सकता है। उसके पास नीरू का फोन तो था ही,
शायद वही बिल्डिंग के नीचे वेट किया करता हो। रेखा ने बताया था कि रमेश उससे डांस बार में मिला, तो इसका मतलब ये है कि रमेश ऐसी जगहों पर अक्सर चक्कर काटता हो। जितने भी लोकल डांस बार्स और क्लब्स वगैरह हैं, सब में पूछताछ करो, पता करो, शायद कुछ लीड मिल जाए। और सर रेखा ने जो नंबर दिया था उसका फ़ोन रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। जैसे ही आती है आपको अपडेट करता हूँ। गुड। ये देख, वर्षा की अलमारी से क्या मिले? ये चीथड़े। तू जानती इन कपड़ों के बारे में? बिल्कुल गई गुजरी थी तेरी बेटी, वो भी एकदम बाजारू। हम यहाँ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। कुछ शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? अरे गाली देनी है तो मुझे दे दीजिए, मैंने उसे ला कर दिए थे। कैसा लगा? अच्छा है, पर पापा और भाई नहीं पहनने देंगे। भैया और पापा को हर बात बताने की क्या जरूरत है? बाहर किसी मॉल में जाके चेंज कर लेना। मैंने सही कहा था, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। रेखा से जो रमेश का नंबर मिला है उसके फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। ये तो किसी चंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड है। यस सर, नाम भी नकली और जो एड्रेस दिया है वो भी गलत। एक बात और सर, हमने इसे कॉल रिकॉर्ड को चेक किया तो एक ही नंबर पे कई कॉल्स हैं और मैसेजेस भी। किसका नंबर है? सर कानपुर के किसी भरत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि वो इसी गैंग का कोई मेंबर हो, या फिर कोई विक्टिम, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे हमें मिसलीड करने के लिए प्लान किया गया हो। यस सर। टेलीफोन कंपनी से कांटेक्ट करो, इस भरत सिंह का रजिस्टर्ड एड्रेस निकलवाओ, वहां जाकर आस पड़ोस में पूछताछ करो, पता करो किससे मिलता था, उसका क्या लेना देना इन सबसे, और सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी लेकर आओ। सर। सर, वर्षा का कुछ पता चला? हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। देखिए, हमें एक बात का पता चला, जो नंबर वर्षा यूज़ करती है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। आपको याद होगा कि जब हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया था तब हमने आपको बताया था कि वर्षा किसी चंद्र नाम के आदमी से रेगुलर टच में थी। तब तो उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन अभी हमें पता चला है कि मुंबई पुलिस उस आदमी को एक मर्डर के केस में ढूंढ रही है। मर्डर? लेकिन वर्षा उस आदमी के साथ? देखिए, मामला बहुत सीरियस है, इसलिए हम आपके घर सीधे आ गए। ये मुंबई पुलिस से PSI पंकज हैं। अच्छा, आप लोग इसे जानते हैं या कभी इसे देखा हो? लोग इसे रमेश भी कहते हैं। एक और स्केच है, इसी आदमी का है, शायद इसे पहचानते हो। नहीं सर, इसे हमने पहले कभी नहीं देखा। तुमने देखा है क्या? नहीं, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। लेकिन सर, वर्षा इस आदमी के साथ? पर सर, वो बूढ़ा आदमी जिसके बारे में सोनल ने बताया था, वो कौन है? देखिए, उस आदमी के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला। अब जबकि मामला खुल ही गया है तो हम वर्षा को ढूंढने के लिए मुंबई में भी एक सर्च टीम डिप्लॉय कर देंगे। सर, आपका शक सही निकला, एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है। सर ये देखिए, मीनल, लक्ष्मी और ये औरत। सर, मीना और लक्ष्मी के स्केच आपस में मैच करते हैं। अभी अभी कंफर्मेशन आया, एक ही औरत अलग अलग गेटअप में। सर, दोनों का स्केच मिला के एक स्केच बना है। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग ऐसी दिखती होगी। मतलब एक ही औरत इतने वक्त से पुलिस को चकमा दे रही थी। अंकुर, चंडीगढ़ पुलिस को इन्फॉर्म करो, इस बार ये हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। ओके सर। अब तक हमेशा पुलिस से एक कदम आगे ये अपराधी इतना शातिर था कि 4 शहरों की पुलिस भी इसे मिलकर ढूंढ नहीं पा रही थी।
महीनों की तहकीकात के बाद आखिरकार चंडीगढ़ और दिल्ली पुलिस को एक अहम बढ़त मिली। मीनल और लक्ष्मी एक ही औरत के दो अलग अलग रूप थे, लेकिन वो आदमी कौन था जिसे गुरिंदर के साथ देखा गया था? वहीं मुंबई पुलिस भी खोज रही थी एक और रहस्यमय शख्स को। इस बार जब राजकोट से वापस आ रहा था तो सर बाजू वाली सीट पे एक आदमी बैठा था, उसने मुझे उसका फोन दिया यूज करने को। और वहां कानपुर में वर्षा की खोज कर रही पुलिस के सामने भी एक रहस्यमय आदमी की गुत्थी उभर कर आई थी। नीरू मीनल उर्फ लक्ष्मी गुरिंदर के साथ। और ट्रेन में देखा गया वो आदमी, क्या यही गिरोह वर्षा के मामले से भी जुड़ा हुआ था? रमेश की तस्वीर देश के हर हिस्से में भिजवा दी गई थी और तभी रमेश की तस्वीर को देखकर चंडीगढ़ पुलिस ने खुलासा किया कि उन्हें भी उसी शख्स की तलाश थी। जहां इस आदमी का कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुलता जा रहा था, वहीं नीरू खुद अब भी पूरी तरह से गायब थी और वो आदमी अब वर्षा को कहां लेकर जा रहा था? ये तो क्लियर नहीं है कि क्या ये वही आदमी है जो नीरू के साथ देखा गया है, लेकिन एक बात पक्की है कि इसका नीरू के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। मतलब इसने पहले रेखा के साथ शादी की और फिर उसके साथ यूपी गए। मतलब जब रमेश रेखा के साथ शादी करके रह रहा था तभी उसने वर्षा से बात करनी शुरू कर दी। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर वो वहां से कहीं और चला गया। उसके बाद उसे चंडीगढ़ में देखा गया गुरिंदर के साथ। चंडीगढ़ में 20 और दिल्ली शालिनी केस में 30। सर आप ही की थोड़ी थी, कातिल कोई ना कोई तो स्कोर रख रहा है, 10, 20 और 30। पॉसिबल है क्योंकि मोडस ऑपरेंडी भी सेम है और इस्तेमाल किया हुआ जहर भी। सभी जगहों पर गहनों और पैसों की चोरी हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये गैंग इतनी दूर तक पहुंच चुका है। लेकिन बड़े अजीब बात है, मुंबई और चंडीगढ़ में ये शख्स देखा गया, लेकिन दिल्ली में नहीं। दिल्ली में सिर्फ मीनल और लक्ष्मी को देखा गया। या नीरू, क्योंकि नीरू के स्केच को हमने मीनल और लक्ष्मी के स्केच से एनालाइज करवाया। ये नीरू, लक्ष्मी और मीनल तीनों एक ही औरत है सर। ये बात तो क्लियर है कि ये नीरू ही मास्टरमाइंड है, लेकिन रमेश इस सब में किस हद तक शामिल है ये क्लियर नहीं है। सर वो बूढ़ा आदमी जिसे वर्षा के साथ कानपुर में देखा गया था, हो सकता है वो वर्षा से मिलने आता हो या उसकी केयर करता हो। वैसे भी उसके खिलाफ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं सर। राइट। और उसको वर्षा के साथ में भी कुछ गलत करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन इतने सारे कनेक्टेड केसेस को देखकर, वायलेंस को देखकर लगता है कि वर्षा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। मेरे ख्याल से हमें अपने अपने शहरों के आसपास सर्च टीम्स डिप्लॉय करनी चाहिए और लार्ज स्केल पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 3 जाने जा चुके हैं, अब एक और भी। अरे भाई साहब, हाँ क्या इस लड़की को देखा आपने? साहब क्या हुआ इसको? आप जानते हैं इसे? नहीं साहब, मतलब ये मैंने इसको देखा था और मैंने इसे रेलवे स्टेशन में छोड़ा था साहब। पक्का यही थी? हाँ साहब पक्का यही थी, अभी मुझे बराबर याद आ रहा है। पूरे रास्ते घबराई हुई थी साहब ये। सर एक लीड मिली है, जिस दिन वर्षा गायब हुई थी उस दिन वो अपने घर से कानपुर रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। मैंने सीसीटीवी फुटेज के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है, अब पता लग जाएगा कि वो कानपुर से कहाँ के लिए निकली थी और उसके साथ में कोई और था या नहीं। आप किसी और नीरू को ढूंढ रहे हो? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मुंबई में रह के नौकरी कर रही है, हमारा घर चला रही है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी सर। मेरी बेटी खुद नहीं कर सकती। देखिए आप रोइए मत, अगर आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपसे मिलने तो आती होगी वो यहाँ पर, बातचीत होती होगी फोन वोन में? कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में फोन कर लेती, बहुत काम में बिजी रहती है ना सर। अच्छा आखिरी बार कब मिलने आई थी आपसे? यही कोई थोड़े दिन पहले उसने फोन किया था, काम की वजह से बेचारी आ नहीं पा रही। पर मैं कह रही हूँ ना आपको, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। हेलो हेलो माँ, कितना टाइम लगा रही है फ़ोन उठाने में? नीरू, हाँ वो मैं। माँ, हेलो माँ तू है? हेलो माँ, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर वो हेलो। Damn it! उसे पता चल गया, कुछ मिला? इस
वर्षा ने कानपुर से बड़ौदा के लिए ट्रेन पकड़ी थी। हमने बड़ौदा रेलवे अथॉरिटी से भी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। ये देखिए, ये यहाँ से सेम ट्रेन पर बड़ौदा रुकती है और इसके साथ। और वो बुड्ढा बड़ौदा पुलिस से कांटेक्ट किया? यस सर, हम पहले से उनके कांटेक्ट में हैं। रमेश को लेकर जो हमने मैन हंट का नोटिस जारी किया था, उस चक्कर में आज हमारी उनसे दोबारा बातचीत हुई थी। उन लोगों ने बड़ौदा रेलवे स्टेशन के पास वर्षा और उस बूढ़े आदमी का फोटो सर्कुलेट करा दिया है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम उनको अपडेट कर देंगे। बस ये वर्षा सेफ होनी चाहिए। हेलो मम्मी, वर्षा कहाँ है तू बेटा, कहाँ है तू? हेलो हेलो इंस्पेक्टर प्रसाद, मैं मुंबई से सब इंस्पेक्टर करमरकर बात कर रहा हूँ। नीलिमा भंडारी मर्डर केस के प्राइम एक्यूज्ड और रमेश उर्फ चंदर अहमदाबाद में देखे गए। ये टिप मिली हमें और नीरू का फोन अहमदाबाद में ही ट्रेस हुआ है। हो सकता है वर्षा और वो आदमी भी हमें अहमदाबाद में मिले। अजीब कोइंसिडेंस है। हमें भी अभी अभी खबर मिली है कि वर्षा ने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया था। मुश्किल से 1 मिनट बात की हुई। अहमदाबाद का एक एड्रेस दिया है उसने, किसी लॉज का। हमने अहमदाबाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है कि वर्षा के साथ में वो बूढ़ा आदमी भी है। सर वर्षा ने ये एड्रेस बताया घर पे, कानपुर पुलिस ने भेजा है हमें। सर टीम रेडी है, अगर आप लीड करना चाहें तो। कर्माकर, तुम इनके साथ जाके खबरी से बात करो और नीरू की लोकेशन पता करो। तब तक मैं वर्षा के बताए इस एड्रेस पर पहुंचता हूँ। ओके, लेट्स गो। मुंबई से शुरू हुआ ये केस दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर होते हुए अब अहमदाबाद तक पहुंच गया था। अब देखना ये था कि पुलिस इस गुनहगार को पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं, या फिर एक बार फिर वो कातिल 4-0 के स्कोर से आगे निकल जाएगा। ये और ये, हाँ ये इधर ही थे, ये लड़की और ये उसका बाप। पर कुछ ही देर पहले ये आदमी पूरा बिल पे करके चला गया। अकेला ही था। अकेला ही था मतलब? ये लड़की उसके साथ नहीं थी? जी नहीं, मुझे लगा सर ये पहले ही चली गई क्योंकि रूम तो खाली था। हाँ कर्माकर, बोला। सर नीरू का खून हो गया। व्हाट? कर्माकर, वर्षा उस बूढ़े आदमी के साथ ही थी, लेकिन अभी रूम खाली है। उस आदमी को अकेले बाहर जाते हुए देखा गया। सुनो, अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अहमदाबाद पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके शहर से बाहर जाने वाले सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक करो। ट्रेन, रोड, बस, हर रूट को स्क्रूटनाइज करो। और हाँ, रमेश और वर्षा की फोटो को सर्कुलेट कराओ ताकि अगर कोई देखे तो शिनाख्त कर सके। मुझे लगता है कि रमेश भी इस सब में शामिल है। एंड नीरू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर क्या लगा था तुझे? हुलिया बदलेगा, भेद बदलेगा और बच जाएगा? जब तक वर्षा मिल नहीं जाती ना, कुछ भी फिनिश नहीं होगा। बोल, कहाँ है वर्षा? सीधे सीधे सच बोल दे, वरना जानता नहीं तुम्हें। आपको जो करना है आप कर लो। गोविंद परमार, ओरिजिनल और रियल नाम यही है। वर्षा की खोज जारी रखिए। अगर भागी भी है तो ज्यादा दूर नहीं गए होगी। कर्माकर, इनके साथ जाओ। सर चल, शुरू हो जाओ। गांव से मुंबई आया तो पता चला कि लाइफ क्या होती है। बस ज़रूरत थी तो पैसों की, जो कि मेरे पास नहीं थे। फिर नीरू मुझे यही मुंबई में मिली और उसकी भी सेम बीमारी थी, ऐश करने की। और प्रॉब्लम से दोनों के पास पैसे नहीं थे। नीरू पहले से नीलिमा के यहाँ काम करती थी। नीरू ने मुझे नीलिमा के बारे में बताया कि वो कितनी बड़ी लापरवाह है और साथ ही कितनी बड़ी अमीर है, ये भी बताया। फिर क्या था,
दोनों ने मिलकर प्लान बना दिया। देख, फिर हमने रत्ना को भी साथ में मिला लिया, वो भी उधर ही काम करती थी। अब इल्ज़ाम थोपने के लिए कोई तो बकरा चाहिए था ना, फाइनली मिल गया। अरे कब तक जिएगी ऐसे? हाँ, पैसे हैं सामने, छीन लेते हैं और फिर अपना अपना रास्ता पकड़कर निकल जाएंगे यहाँ से। तो अपने गांव जा, ऐश कर वहां पे, पुलिस थोड़ी तेरे पीछे आएगी वहां पे। हाँ, रत्ना का तो मालूम भी नहीं था मेरे बारे में। नीरू ने नीलिमा को जहर दिया और दोनों ने मिलकर सारा सामान लूट लिया। तब तक मेरा दिल रेखा पे आ गया। और नीरू? अरे मिली तो मिली, नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सा मैं सच में प्यार करता था उससे। इसी दौरान फ्रेंड्स बुक के मैंने वर्षा को देखा। दिमाग एकदम घूम गया सर। फिर मैसेज करना शुरू किया उसको। पटाने में थोड़ा वक्त लगा क्योंकि डरी हुई थी। अरे मेरी जान, तू वेट तो कर, मैं आऊँगा तुझे लेने। आऊँगा बस थोड़े दिन में आ जाऊँगा। और कसम से पैसे भी ख़त्म होने लगे थे, तो फाइनली वक्त आ गया था फिर से चूना लगाने का। फिर नीरू ने फ़ोन करके बताया कि चंडीगढ़ में कोई बकरा मिल गया उसे। तो अभी आ जाऊँ? आजा आजा, मालदार पार्टी है, बुड्ढी है, एकदम अकेली। नया नामकरण क्या किया अपना? लक्ष्मी नर्स। चल पहुँचता हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? लगता है दो दो बुड्ढियों को संभालना पड़ेगा। यहाँ मैं इलेक्ट्रिशियन बन के बुढ़िया से चक्कर चला रहा था, वहाँ नीरू लक्ष्मी बन के आंटी की सेवा कर रही थी। फिर से वही जहर, फिर से वही कहानी। मुझे भी मजा आने लगा था। थोड़ा चुटकियों में आदमी खत्म, फिर सारा माल अंदर। और अब पुलिस से भी हर बार बच जाते थे हम लोग। मैंने सोचा, फिर वहाँ पे शालिनी मिली मुझे। सुंदर थी, अकेली थी बेचारी। हस्बैंड उसका शायद पढ़ती नहीं थी, क्या था पता नहीं, टाइम नहीं देता था उसको, इसलिए मैं पहुंच गया। नीरू भी इस काम में साथ थी ना, इसलिए शालिनी के साथ कुछ करने नहीं देती थी। मेरी बहन बन के घुस गई थी हमारी लव स्टोरी में। शालिनी को मैंने बोला, वो तैयार होके गहने पैसे लेके लॉज में आके मिले। मैंने सोचा मारने से पहले थोड़ा आदत खराब थी ना तो मज़ा लेने की, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन वो मीनल ने, नीरू ने पहले ही उसे ऊपर भेज दिया। पता है भाभी, आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। भैया तो अभी आते ही होंगे, तब तक आप चाय पीजिए ना। ये लीजिए। क्या किया तुमने यार? तेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी भी क्या गलती थी? क्यों? सुहागरात बनानी थी इसके साथ? सुन, तेरी ये जो दो आंखें हैं ना, मुझसे चिपका के रख, समझा? वैसे भी मुझसे अच्छी लड़की तो तुझे मिल नहीं सकती। चल अब जो बटोरा है ना, ले और निकल यहाँ से, जल्दी चल। नीरू प्यार करने लगी थी मुझसे, और मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना था। और तब तक तो वर्षा भी लाइन पे आ गई थी, इसलिए मैंने नीरू को चकमा दिया और वर्षा को लेके फिर से यूपी भाग गया। क्या है ये सब? नहीं पहचान पाई ना, इसलिए तो सब किया है मैंने, ताकि तुम्हारे पापा तुम्हारा भाई मुझे ना पहचान पाए। अब पता चला कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे। जिस दिन वर्षा साथ भागने के लिए तैयार हुई ना, उस दिन निकल गया मैं। मैंने सोचा था वर्षा के साथ थोड़ा सा मज़ा करूंगा, ऐश करूंगा, उसके बाद फिरौती मांग लूंगा। लेकिन पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया मुझे उससे।
मेरे दिल में वर्षा के लिए प्यार बढ़ रहा था और वर्षा के दिल में मेरे लिए प्यार कम हो रहा था। डरने लगी थी मुझसे। गड़बड़ हुआ अब जब नीरू वहां पहुंच गई। उसे अहमदाबाद के मेरे सारे ठिकाने पता थे। उसके साथ भी कई बार वहां गया था, तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। गोली मत दे मुझे, समझा? गोली मत दे। हाँ, मुझसे प्यार करता है? तू वो लड़की कौन है जिसे लॉज में रखा है? हाँ, कौन है? ये ना समझा है मुझे। हाँ, देख, आखिरी बार बता रही हूँ तुझे, मेरे अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तूने तो मैं सबको तेरी सच्चाई बता दूंगी, या फिर उसे भी मार दूंगी और तुझे भी मार दूंगी, समझा? तू जानता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। अरे बस बस, ठंडी हो जा। कल उसके बाप को फोन करके वो फिरौती का रकम लेके छोड़ दूंगा। बस उसके बाद हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, और इस बार ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पहले कभी नहीं गए, ठीक है? अभी एक हो गया, यहाँ भी और मारना है। और वर्षा कहाँ है? कि जब मैं लॉज पहुंचा तो वर्षा वहां पे नहीं थी। पता नहीं कहीं भाग गई थी शायद। अब प्लीज मेरे से मत पूछना कि वर्षा कहाँ है, क्योंकि मुझे जितना पता था मैंने सारी स्टोरी आप लोगों को बता दिया। जितने लोगों को मारा सबका नाम तक गिना दिया आपको। तो अगर मैंने वर्षा को भी मारा होता तो आपको बताता। प्लीज मत पूछना कि वर्षा कहाँ है। एक बात याद रखना गोविंद, अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो जाए ना, कभी ना कभी पुलिस के हाथ पे चढ़ ही जाता है, समझा? जो भी इंफॉर्मेशन मिले कॉल करो मुझे, कॉल रिकॉर्ड्स देखकर। आई टॉक टू लेटर, बाय। सर, वर्षा के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन कोशिश जारी है सर। ठीक है सर, जारी रखो। और ये गोविंद का कन्फेशन ठीक है, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ कह नहीं सकते। तो जब तक वर्षा मिल नहीं जाती इसे अंदर ही रखो। सर, हो सकता है ये वर्षा वाकई भाग निकली हो। फिर उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? इस तरह लॉस से बिना नोटिस हुए कैसे निकली होगी? हो सकता है कि उसने लॉज के बाकी सारे कमरे भी चेक करवा। क्विक। हेलो, वर्षा? लड़का सफाई के लिए गया तो पता नहीं कब से ये। डैम इट, 15 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, मार दिया इसे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो रूम में भी फिंगरप्रिंट मिल जाएगी। वर्षा! संभालो। वर्षा! सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गोविंद और वर्षा के बीच संबंध थे, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती के मार्क नहीं मिले बॉडी पर। सर, इसका मतलब जो हुआ सहमति से हुआ। वैसे भी कंफर्म नहीं कह सकते कि गोविंद ने ही वर्षा को मारा। गोविंद नहीं तो कौन? क्योंकि सर, गोविंद ने ही वर्षा को झांसा देकर घर से भगाया, अपने साथ रखा, टॉर्चर किया और संबंध बनाए। अग्रीड, लेकिन वर्षा की मौत गोविंद के मोडस ऑपरेंडी से बिल्कुल मैच नहीं करती। पहली बात, दीवार पर कोई स्कोर नहीं था। दूसरी बात, वर्षा की मौत जहर देने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई। ऐसा क्यों हुआ? जिस रूम में वर्षा की लाश मिली थी वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? चेहरे पे धुएं से ढकने के लिए कपड़ा बांधते हैं ना। पोल्यूशन मास्क? जी हाँ। जस्ट आईडी पेपर दिखा। सर, छोटा लॉज है तो मैंने सोचा एक दिन के लिए रूम चाहिए, तो ये पेपर की मगजमारी क्यों, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। क्यों? अपराधी लॉज का साइज देख के अपराध करता है? रूल के मुताबिक तुझे पेपर लेने चाहिए थे, क्यों नहीं लिए? सॉरी सर, अगली बार से मैं याद रखूंगा, माफ कर दीजिएगा सर। रुक, इतना घबरा है क्यों? क्या छुपा रहा है? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ उन दोनों को देख रहा था साहब। किन दोनों को? वो तो अधेड़ उम्र के आदमी ने सब किया, जो उस लड़की के बाजू वाले रूम में था। जैसे ही लड़की का बाप निकल गया तो वो अधेड़ उम्र का आदमी उसे अपने रूम में लेके गया। मुझे लगा थोड़ी देर मज़ेदार कुछ देख लूँगा, तो मैं भी उसके पास गया, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। पहचान सकता उसको? हाँ साहब, पहचान लूँगा। स्केच बनाने में मदद करेगा? जी साहब। मुझे लगता है इसके आगे आपको टेक ओवर करना चाहिए, क्योंकि गोविंद को लेके हम मुंबई जा रहे हैं। सर, मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? आप कैसा वाहियात इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? यही तो हम जानना चाहते हैं कि तूने अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, उस बेटी को जिसको इतने वक्त से तू पागलों की तरह ढूंढ रहा है। सर, आप सवाल पूछ रहे हैं या इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे एक शरीफ आदमी पे, और वो भी बिना किसी सबूत के?
सबूत चाहिए तुझे। चल तुझे सबूत दिखाता हूं। ये देख, ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। वर्षा ने तुझे कॉल 6 तारीख को किया था और तूने पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन 7 तारीख को दी, पूरे एक दिन बाद। और इसमें तेरा ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड भी है। ये अचानक तुझे अहमदाबाद जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, वो भी पुलिस को बिना इंफॉर्मेशन दी? लॉज में काम करने वाले लड़के तक ने तुझे देखा है वर्षा को रूम में ले जाते हुए। फ्लाइट्स के रिकॉर्ड भी आ जाएंगे, एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएगी, और लॉज के कमरे में पड़े तेरे वो फिंगरप्रिंट्स। और बोल, कितना सबूत चाहिए तुझे? वर्षा को तूने मारा ये हम साबित कर चुके हैं, लेकिन वर्षा को क्यों मारा ये तू हमें बताएगा। बोल। क्या करता, तंग आ गया था उसकी इस हरकतों से। अरे मुझे तो शर्म आती है ये सोच के भी कि उस आदमी के साथ वो इस तरीके से। उस दिन जब उसका मुझे फोन आया, मुझे बहुत गुस्सा आया। खुद भागी और फोन करके हमें से मदद मांग रही। मेरे लिए तो पहले ही मर चुकी थी। जिस दिन वो भागी थी, मैं बहाना बना करके अहमदाबाद गया, उसी लॉज में उसी के बाजू वाला रूम लिया, सही मौके का इंतजार किया। जब उसका यार वर्षा को अकेले कमरे में छोड़कर गया, तभी मैं गया। पापा, पापा, वो गोविंद चला गया है। तेरे पापा आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। चला जाओ। ऐसा नहीं था सर कि मैं अपनी बच्चे से प्यार नहीं करता था, बहुत चाहता था उसको मैं। छोटी थी जब मैं उसे अपने हाथों से चलाता था, लेकिन मैं क्या करता सर, जो करना था वो तो करना ही था। इज्जत का सवाल था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। चारा नहीं था? अपनी बेटी के पास पहुंचने के बावजूद भी तूने उसे बचाया नहीं, मार डाला। तेरे जैसे बाप के होने से तो अच्छा था कि वो अनाथ होती। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से लड़कियां अपनी आजादी को भूलकर घुट-घुट के मर रही हैं। तूने अपनी बेटी वर्षा की नहीं, अपनी बीवी की भी जिंदगी बर्बाद की और अपनी जिंदगी भी। गोविंद तो जेल जाएगा, लेकिन तू भी जाएगा, लंबा। सोचा है फिर क्या होगा तेरी इज्जत का? किसी पर हद से ज्यादा किया गया भरोसा आखिरकार गले का फंदा बन जाता है। अफसोस कि वर्षा का अपने ही पिता पर किया गया भरोसा उसे महंगा पड़ा। काश कि भरत ने लोगों की कई सुनी बातों से ज्यादा अपनी बेटी की जान की परवाह की होती। बदकिस्मती से हमारा यही समाज पहले इंसान को गुनाह की खाई में धकेलता है और फिर खुलेआम उस गुनहगार की आलोचना करता है। और फिर आते हैं नीरू और रत्ना जैसे लोग जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खोदते खुद ही उसमें गिर जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने यह साबित किया कि इन सारी वारदातों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गोविंद ही था। गुनाह और कानून के इस खेल में गुनहगार चाहे कितना भी तेज क्यों ना भाग ले, अंत में कानून उस तक पहुंच ही जाता है। याद रखें, भरोसा करते वक्त अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधकर चलने वाला इंसान खुद ही अपने पतन का रास्ता तय कर लेता है। पकड़ो उसे। मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब छोड़े प्लीज साहब, साहब छोड़े, उन्होंने कुछ नहीं किया साहब, साहब साहब उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने देखा वो गोविंद कंपाउंडर उस लड़के के साथ था और वो लड़के का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वो लड़की उसको जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने उस लड़की को बचाने की कोशिश की थी। हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हो जाती। साहब वो क्या बात कर रहे थे वो मैं सुना नहीं ना साहब, मेरे कान में ईयरफोन लगा हुआ था। अच्छा, ये ईयरफोन लगा के ड्यूटी करता है तू? हाँ, कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है तूने,
लेकिन वो लड़की अब तक मरी नहीं है, और दुआ कर कि वो लड़की जिंदा रहे। कहीं अगर वो मर गई ना तो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। देखो, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम सिर्फ हमें अपने माता पिता के बारे में बता दो ताकि हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। परेशान होंगे ना? देखो, हमने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है जो तुम्हारे साथ उस दिन छत पे था। उसका ये कहना है कि तुम छत से कूदने की कोशिश कर रही थी और वो तुम्हें बचा रहा था। क्या ये सच है? अच्छा, तुम चाहो तो सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे सकती हो। क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आई हो? इस हॉस्पिटल में क्यों आई तुम? आखिर कौन थी ये लड़की और क्या हो रहा था उसके साथ? क्या कोई उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था या फिर वो खुदकुशी करना चाहती थी? पुलिस उन घटनाओं को देख रही थी जो उनके सामने हुई थी और उन्हीं घटनाओं से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही थी। आपके हॉस्पिटल की छत से एक लड़की नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं मालूम कि लड़की कहाँ से आई, कौन है। कोई सुसाइड करने हॉस्पिटल नहीं आता। या तो वो लड़की यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलने आई थी या फिर किसी डॉक्टर से। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लड़की और आपका कंपाउंडर गोविंद छत पर कैसे गए? राणे, कैसा? इस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है सबको उस लड़की की फोटो दिखाओ। किसी न किसी को कुछ मालूम होगा। ओके सर। अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मोबाइल क्यों तोड़ रही हो? क्या पतिदेव, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। अरे 3 महीने पहले खरीदा था मैंने, 15,000 रुपए का मोबाइल है वो। क्या जिंदगी वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है वो लड़की अस्पताल की छत से कूद गई है। सर ये देखिए, ये प्लास्टर के निशान और ये व्हीलचेयर। ये प्लास्टर के निशान यहाँ से टेरेस तक गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की इस व्हीलचेयर पर बैठकर खुद यहाँ पर आई और खुद को घसीटते हुए वो टेरेस पर गई और वहां से छलांग लगाकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं राणे, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी ने ये निशान जानबूझ के बनाए हों ताकि उनको ये लगे कि हमें ये लगे, पुलिस को ये लगे कि वो लड़की अपने आप चल के गई है टेरेस पे, उसके बाद में वहां से उसने जंप मार दिया, वो सुसाइड किया। लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में। क्वाइट पॉसिबल सर। उस लड़की के पैर में प्लास्टर है, अपने आप वो छत पे नहीं जा सकती। कोई जबरदस्ती यहाँ पर आया, हॉस्पिटल में आया, उसको खींचता हुआ छत पे लेके गया और वहां से उसको धक्का दे दिया। और ये सारी चीजें आपकी मौजूदगी में हुई। लेकिन सर वो छत पे कैसे गई वो मुझे पता नहीं पड़ा। लेकिन सर आप यकीन कीजिए, इसमें हमारा कोई भी स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी नीच हरकत आपके स्टाफ का एक आदमी अगर कर सकता तो मेरा शक किसी भी जाएगा। याद रखिएगा। राणे, चला। तेरी वजह से उस लड़की की जान अभी भी खतरे में है। उसे दोबारा मारने की कोशिश की गई है। अभी तो बता दे, कौन मारना चाहता है उसे? सब मुझे कैसे पता होगा? मैं तो यहाँ बंद हूँ। देख, मैं जानता हूँ कि इस कांड में तेरे साथ और भी कई लोग हैं। अगर तू तेरी भलाई चाहता ना, बता दे उन लोग के नाम। सब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। ले, खा ले। तुझे तो अपनी जान की परवाह है नहीं, लेकिन तेरी वजह से कंपाउंडर गोविंद जेल में बंद है। तू सच क्यों नहीं बता देती पुलिस को? देख, पुलिस के सामने मुंह खोल दे, सच बोल दे, गोविंद को जेल से छुड़वा दे। इस पर तो किसी बात का कोई असर नहीं है। लड़की की पहचान अब तक पेशेंट नंबर 1087 बनी हुई थी और लड़की की चुप्पी ने इस केस को बेहद मुश्किल बना दिया था। पुलिस की सारी जांच पेशेंट नंबर 1087 और हॉस्पिटल से जुड़े लोगों के बीच में घूम रही थी। लेकिन कहीं और एक क्राइम और हुआ था, पर उसका इस लड़की से क्या संबंध था
अब तक इसकी पुलिस को कोई खबर नहीं थी। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सब वो रचना से मिलना साहब। कौन रचना? वो जिसका फोटो डाला अखबार में आप लोगों ने, साहब वो हमारा बेटी है, वो उससे मिलना साहब हमको। देखिए, आप लोग ऐसा नहीं मिल सकते, मुझे मेरी साहब से बात करनी होगी। अरे अपनी बेटी से मिलने के लिए आपके साहब की इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं साहब से बात कर लेता हूँ, फिर मैं आप मिल लीजिए। एक मिनट में बात कर लेता हूँ। हेलो सर। बेटी, सर, वो दो लोग जो खुद को इस लड़की के माँ बाप बता रहे थे, उनमें से जो औरत थी उसका मुंह इस लड़की ने नोच लिया सर, और उसके बाद वो दोनों भाग गए। रचना, बेटा आपका नाम रचना है ना? बोलिए बेटा, आपका नाम रचना है? अच्छा एक बात बताइए, जो दो लोग आपसे मिलने आए थे अभी, कौन है वो? अगर माँ बाप हैं तो फिर आपने उनका मुंह क्यों नोचा? बोलो रचना, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं एक। रचना, पेशेंट नंबर 1087 का पुलिस को नाम मिल गया था रचना, लेकिन वो अनजान लोग कौन थे जो रचना से मिलने आए थे और अपने आप को रचना के माता पिता बता रहे थे? और अगर वो सच में रचना के माता पिता थे तो रचना ने उनका मुंह क्यों नोच लिया था? आखिर क्या रिश्ता था उनका रचना से? जाहिर था कि रचना के दिल में उनके लिए बेहद नफरत थी, लेकिन इस नफरत की वजह क्या थी? और पुलिस के सामने रचना ने चुप्पी क्यों साध रखी थी? सर, एक लड़की अपने माँ बाप के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत और वो आदमी हमसे झूठ बोल रहे हैं कि लड़की उनकी बेटी है? हो सकता है रानी, लेकिन जब तक वो लड़की अपना मुंह नहीं खोल देती है हम किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं पाएंगे। सर, मुझे लगता है कि उस लड़की पर हमें प्रेशर बनाना चाहिए, सब कुछ सच उगल देगी। नहीं रानी, ऐसे हालात में हम उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। तुम एक काम करो, उन दो लोगों के बारे में पता लगाओ, सीसीटीवी से उनकी फोटो निकालो, अपने सारे इन्फॉर्मर्स को बांटो। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। एक तरह से देख के बता, इन दोनों को जानता है? हाँ जानते हैं ना साहब, यहीं पास में घर है इनका, दोनों अपनी दुकान पे आते जाते रहते हैं। ये आदमी माधव मालवी नाम है इसका, और ये इसकी पत्नी जानकी। एड्रेस बता सकता है? पानी पियो घोड़ों के जैसे और काम गधों के जैसे करो। पता नहीं क्या सोच के तुम लोगों पे भरोसा कर लिया मैंने। अरे तो क्या करते, देखा नहीं बिल्ली की तरह नोच डाला है। अरे तुम हम गए थे तो कम से कम उसको लेकर ही आ जाते। अब तक चुप है वो, लेकिन अगर पुलिस के सामने कुछ बक दिया तो? लेकिन चुप। सुनो, घर आ जाओ, कुछ काम है। तुम लोगों से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए किसी और से ही करवाना पड़ेगा। निकलो तुम लोग यहाँ से। भाई साहब, हम लोग गलत आ गए हैं, लेफ्ट ले लो, आगे से लेफ्ट। सुनिए। हाँ जी। ये जानकी मालवी और महादेव मालवी यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ सर, यहीं पे रहते हैं। उनके घर पे ताला है, कहाँ गए कुछ पता है? कहाँ जा रहे हैं ये तो कुछ बोल के नहीं गए सर। अच्छा, उनकी बेटी रचना, उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? बेटी? सर उनकी कोई बेटी है ही नहीं। क्या? हाँ। अच्छा, महादेव मालवी या जानकी मालवी का नंबर है आपके पास? हाँ जी सर है। सर, इनके घर पे तो ताला है, और एक बात पता चली है कि रचना के माँ बाप है नहीं, और पुलिस से बचने के लिए ये लोग फरार हो गए। तुम एक काम करो, उनके फोन टैप करो, पूरी डिटेल निकालो, कब और किससे बात करते हैं, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। ये लड़की तेरे हॉस्पिटल में है, बड़ी सख्त जान, जा ही नहीं रही। मतलब आप मुझे इसका? तू बिल्कुल सही समझ रहा है। इसके जीवन की ज्योति जो कि अखंड होती जा रही है, उसको बुझा दे। ये ले 30,000 रुपए, बाकी के काम होने के बाद लेकर जाना। ठीक है।
साहब मैंने कुछ नहीं किया। देखो, तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्यों मारना चाहती थी उस लड़की को? अब भी सच बताओ, वरना ये मैडम है ना। साहब मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मैं उसे सिर्फ वहां डराने गई थी। उसकी वजह से कंपाउंडर गोविंद जेल में है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और देखभाल करने वाला कोई नहीं साहब। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जा रहा था बस। क्यों? तेरा यार है गोविंद? बगैर कोई कहानी बताए सिर्फ ये बता दे कि तुम दोनों ने मिलकर रचना को मारने की कोशिश क्यों की? सर, उसको कौन मारना चाहेगा जो खुद अपनी मौत की भीख मांग रहा हो? जब मैंने उसकी जुबान काटने की धमकी दी तो वो मुझसे कहने लगी कि मेरा गला ही काट दो। वो तो खुद दिल करके मर रही है साहब। मैं उसे क्या मारूंगी? बड़े से बड़ा बहादुर भी अपने सामने मौत को देखकर एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन रचना शायद जिंदगी से इतनी नफरत करती थी कि वो हर हाल में मौत चाहती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था रचना के साथ? देखो रचना, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो। बेटा, कोई है जो तुम्हें मारना चाहता, तुम्हारी जान खतरे में है, लेकिन वो जो भी है वो सामने नहीं आता। उसने किसी और को हायर किया तुम्हें मारने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, वो नर्स वीना जो थी, इसने तुम्हें वाकई मारने की कोशिश की या सिर्फ तुम्हें डरा रही थी? बोलो, मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाए, तुम वापस अपने गांव जाओ, अपने माँ बाप के पास एक अच्छी जिंदगी बिताओ। लेकिन तब तक पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर पाई जब तक तुम जवाब नहीं दोगे, कुछ बोलोगी नहीं। तुम्हें पुलिस के साथ में कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। सर, ये रचना तो कुछ भी नहीं बोल रही है। और हाँ सर, ये नर्स का काम करने वाली वीना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? रानी, ये कंपाउंडर गोविंद हो गया, फिर या नर्स वीना, और ये कपल क्या नाम है इसका? जानकी और महादेव। ये सब सिर्फ प्यादे हैं, ये सिर्फ प्यादे। ये असली गेम तो कोई और खेल रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी कड़ियां जिनको जोड़कर हम असली गुनहगार तक पहुंच पाएंगे, उसका गिरेबान पकड़ पाएंगे। याद रखना। सर, माधव और जानकी जो रचना के माँ बाप बनकर आए थे, उनकी कॉल डिटेल्स आ गई। कुछ पता चला? सर, डिटेल्स में तो ऐसा कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन एक नंबर मिला है गोरखपुर का, जिसमें अक्सर इन लोगों की बात होती रहती है। और 13 नवंबर को इनकी आखिरी बार बात हुई थी। 13 नवंबर को? रानी, तुम एक काम करो, गोरखपुर चले जाओ, पता करो कि नंबर किसका, साथ में ये भी पता करो कि ये नंबर के साथ में इस केस का क्या संबंध। ये मुंबई पुलिस से है, ये आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। इस फोटो में जो दो लोग हैं, क्या जानते हैं आप उन्हें? सर, ये तो मेरे भैया भाभी हैं। आप इनकी फोटो क्यों दिखा रहे हैं? क्या बात है सर? और ये फोटो देखिए, इस फोटो में जो लड़की है, क्या पहचानते हैं आप इसे? नहीं पहचानते इसे। गौर से देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। हमने कहा ना साहब, इसे हम नहीं जानते। सर, इनके लिए ये मर गई है, पर क्या हुआ है इसे? ये हमारी बच्ची रचना है, इसे क्या हुआ है सर? इसके सर में पट्टी क्यों बंधी है? देखिए, ये लड़की मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 बार इसकी जान जाते जाते बच गई है। कैसे माँ बाप है आप? अपनी बेटी की खबर लेने की भी कोशिश नहीं की आप लोगों ने? वो हमारी बेटी तब तक थी जब तक वो इस घर के दहलीज के अंदर थी। जिस दिन से वो इस घर के दहलीज से बाहर गई है, समर के साथ भागकर, हमारे लिए वो मर चुकी है। अब वो जिए या मरे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम उसका शकल भी देखना नहीं चाहते। देखिए, आप लोग सहयोग करें या ना करें, लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो आप लोगों को मेरे कुछ सवालों को जवाब देने पड़ेंगे। ये रचना के मामा मामी उसके झूठे माँ बाप बनकर हॉस्पिटल में घुसे थे, और उसके बाद ऐसा क्यों किया उसने? सर, रचना तो अपनी मामा मामी से बहुत प्यार करती है, फिर वो अपने मामी का मुंह कैसे नोच सकती है? अरे नहीं साहब, इसके भैया भाभी है ही मक्कार। पैसों के लिए तो वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। रचना के साथ भी उन्होंने कोई ना कोई धोखा जरूर किया होगा। अच्छा, जिस लड़के के साथ रचना भागी थी, क्या नाम है उसका? समर, कहाँ रहता है वो? साहब, मैं समर का पिता हूँ। पर बात क्या है साहब? आपका बेटा समर है कहाँ? अब वो तो 13 तारीख से ही गायब है। मुझवानी, हमने भी सुना है कि वो रचना के साथ कहीं भाग गया है। वो रचना के साथ नहीं है, बल्कि रचना तो मुंबई के एक हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट है।
2 बार मरते मरते बची है वो। अब उसने सुसाइड करने की कोशिश की या कोई उसे मारना चाहता है, ये अब तक पता नहीं चला है। 100% जान लेने की कोशिश की होगी इसने। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? साहब, उसको उस लड़की से कोई प्यार वार नहीं था। उसका मतलब पूरा हुआ और छोड़कर चला गया होगा, और बेचारी लड़की सदमा झेल नहीं पाई, इसलिए जान लेने की कोशिश की होगी इसने। तुम अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं नहीं साहब, मेरा बेटा किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकता है। ले रचना, हो गई हमारी सगाई, और अब हम कहीं भागकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे माता पिता कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी को। सच बताऊं समर, मेरा ऐसे भाग के शादी करने का मन नहीं है। भागना तो पड़ेगा ही रचना, वरना चल कूद जाते हैं यहाँ पे साथ में। दोबारा ऐसे मत बोलना। अगर तुम ऐसे मेरे होठों पे हाथ रखती रही तो मेरा बार बार बोलने का मन करेगा। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है हमें। नाम रचना मालवी, तुम्हारे माता पिता का नाम श्याम मालवी और नंदिनी मालवी। देखो, सब कुछ जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। अपने माँ बाप के खिलाफ एक समर नाम के लड़के के साथ में तुम भाग के आई थी। उस लड़के ने तुमको धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, तुमको छोड़ के चला गया, और उसके गम में तुमने अपनी जान देने की कोशिश की। क्यों? एक धोखेबाज के लिए क्यों अपनी जान देना चाहती हो तुम? हम समर के लिए जान देना चाहते हैं। समर ने हमें धोखा नहीं दिया है, समर धोखेबाज नहीं है। अगर समर ने तुमको धोखा नहीं दिया है तो फिर कहां है वो? वो मार दिया मेरे समर को। भाई साहब, आपके फोन से कॉल कर सकते हो? हेलो हेलो समर, हम रचना। हाँ रचना, कहाँ हो तुम? अरे तुम्हारे मामा मामी ने हमें धोखा दिया है। किसने मारा? तुम्हारे मामा मामी ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? देखो बेटा, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा पुलिस को। तुम चाहती हो ना कि समर के कातिल को सजा मिले, तुम्हें कोऑपरेट करना पुलिस के साथ में, सब कुछ बताना पड़ेगा। तेरह तारीख को समर के ऊपर किसी ने फायरिंग की थी, कुछ पता है किसने की थी? सब हमें नहीं, पूरा गांव को पता है। साहब, 30 सालों से हमारे पास बंदूक है, लेकिन उस दिन पहली बार गोली चलाई, लेकिन समर को मारने के लिए नहीं साहब, उसे धमकाने के लिए। तो उस दिन तुम्हारी गोली से समर बच गया था? फायर तो किया था मैंने, बहुत गुस्से में था साहब। 13 तारीख को जब मुंबई से उसके मामा मामी ने बताया कि रचना भागकर मुंबई गई, तो मैंने सोचा कि इसमें भी समर का ही हाथ होगा। पर वो बच गया साहब। अगर समर जिंदा है तो फिर वो है कहाँ? ये तो पता नहीं साहब। ठीक है सिंह साहब, चलिए। सर, चश्मदीद लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि रचना के पिताजी सच कह रहे थे। 13 तारीख को रचना के पिताजी ने गोली तो चलाई थी, लेकिन सिर्फ समर को डराने के लिए। इसका मतलब है 13 तारीख को समर जिंदा था, और ठीक 13 तारीख को ही समर अपने घर से सारा सामान लेकर गांव छोड़कर चला गया था। इस रचना की चुप्पी के पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। हो सकता है समर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है। अब ऐसा लगता है कि वीना और गोविंद वाकई उसकी जान बचाना चाहते थे। लेकिन सर, कुछ सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे। जैसे रचना हॉस्पिटल क्यों आई? रचना के साथ उसके मामा मम्मी ने ऐसा क्या बुरा किया है कि उसके मामा मम्मी अभी भी फरार है? और ये लड़का समर अगर अभी भी जिंदा है तो आखिर है कहाँ? रानी, तुम एक काम करो, गोरखपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि किसी भी हाल में समर को ढूंढ निकाले।
रचना ने चुप्पी साध रखी है। एक बार ये लड़का हमारे हाथ लग गया ना और हमने इस पे जोर डाला तो जरूर सच उगल देगा। ओके सर। कैसा है मेरा बेटा? माँ ये देखो मैं क्या लेकर आई। और ये देखो ये भी। ये सब किस लिए? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। माँ ये साड़ी है पूरी 10,000 की। और पापा ये देखो आपके लिए घड़ी पूरे 25,000 रुपए की है। 25,000 की पापा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने जो तुमसे मांगा वो तो तुमने दिया ही नहीं। माँ मैं आपसे कहूंगी कि अपने हाथ काट कर दे दो तो दे दोगी क्या? और हाँ दूसरों पे भरोसा करके देख लिया ना आपने। वो रचना दे दिया ना उसने धोखा। रचना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें जान के खुशी होगी कि समर जिंदा है। उस दिन जो गोली की तुमने आवाज सुनी थी तुम्हारे पिताजी ने समर पे ही चलाई थी, लेकिन वो गोली उसको लगी नहीं, वो बच गया। समर जिंदा है? कहाँ है वो? देखो यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है समर? हमें कैसे पता होगा वो कहाँ है? देखो रचना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर तुमने पुलिस से सारी बातें छुपाई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। बताओ कहाँ है समर? और ये मामा मामी की कहानी क्या है? ये बताओ कि जब वो यहाँ पर आए थे तुमने अपनी मामी का मुंह क्यों न समर सच में जिंदा है ना? या आप हमसे झूठ बोल रहे हैं? हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? और वैसे भी अगर तुमने समर के बारे में नहीं बताया तो हम उसे खुद ढूंढेंगे। रचना के लिए जिंदगी का दूसरा नाम समर था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समर की हत्या की जा चुकी है तब उसके लिए भी जीने की कोई वजह नहीं बची थी। लेकिन अब जब उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि समर जिंदा है तो उसके अंदर भी जीने की चाह जाग उठी थी। लेकिन रचना को अब भी पुलिस पर पूरा यकीन नहीं था, इसलिए वो पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बताने को तैयार नहीं थी। इस लड़के को देखा यहाँ आसपास में? साहब ये तो वही लड़का है। 13 तारीख की कुछ 3-4 बजे की बात है। ये यहीं सामने से जा रहा था। एक ग्रे कलर की वैन यहाँ रुकी। तो जब ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ तो तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? साहब डर गए थे। अभी आपने पूछा तो बता दिया। गाड़ी का नंबर याद है? नंबर तो नहीं देखा लेकिन ग्रे कलर की वैन थी। सुन जरा 2 मिनट यहाँ खड़ा रहे, मैं जाके आता हूँ। क्या बेटा? क्या? कभी हमारी किसी ने जान लेने की कोशिश किया। कौन था वो? यहाँ का वॉर्ड बॉय, पहले भी देखा है उसे। हेलो सर। सकती है जिसका फोटो आपने हमें भेजा था। डॉक्टर साहब लाश तो समर की ही है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर पर किसी रॉड जैसी चीज से 4 बार हमला किया गया और इसकी मौत भी उसी वजह से हुई है। मौत का वक्त है 13 तारीख को तकरीबन 3 से 5 के बीच। 13 तारीख की कुछ 3-4 बजे की बात है। 13 तारीख को इसको किडनैप किया गया था। मिश्रा, मुंबई पुलिस को खबर कर दो और इसके घर वालों को भी बता दो ताकि वो इसका अंतिम संस्कार कर सके। यस सर। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन देखने पड़े। हिम्मत रखिए भाई साहब,
आपके बाकी और दोनों बेटे तो है ना? हाँ है, लेकिन अपने बेटे समर की चिता को आग लगा कर आ रहा हूं। ऐसा लगा जैसे कि मैं खुद को आग लगा दी। भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप अपनी बेटी के पास चले जाइए। उसको आपकी जरूरत है। देखिए भाई साहब, जिंदगी ना कभी दोबारा मौका नहीं देती। सर, रचना पर हमला करने वाला वार्ड बॉय अनिल वो अब तक फरार है, और हमारी कस्टडी में जो गोविंद है उसका क्या करें? देखो रानी, जब तक रचना का बयान नहीं आ जाता हम गोविंद को बेगुनाह मान ही नहीं सकते। ये समर के मर्डर के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक कुछ पता नहीं चला। सर, शायद समर का मर्डर एक ऑनर किलिंग हो। देखो रानी, जब तक सच्चाई नहीं सामने आ जाती हम किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि समर का मर्डर उसी ने किया हो जिसने रचना को मारने की कोशिश की है। हो सकता है सर, कहीं सारे कांड में रचना के मामा मामी का तो हाथ नहीं? मुझे तो ये बहुत गहरी साजिश लगती है। यही वो मामा मामी हैं जिनके भरोसे पे रचना समर के साथ में घर से भागी थी। अब क्या हो गया ऐसा? उनसे इतनी नफरत क्यों करती है? रानी, तुम एक काम करो, ये मामा मामी की पूरी डिटेल्स निकालो। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, ये इनके बैंक अकाउंट्स, इनकी कॉल डिटेल्स, सारी चीजें बारीकी से चेक करो। कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। ओके सर। हेलो, ऐसे क्या हो गया कि जैसे तुम लोग यहां पर पहुंचे रचना यहां से गायब हो गई? नहीं साहब, पर जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो रचना बहुत खुश नजर आ रही थी, हंस हंस कर अच्छे से बात कर रही थी साहब। हम लोगों ने आपस में बैठ के गिले शिकवे भी दूर कर लिए थे। लेकिन जब हम लोगों ने उसे समर के मर्डर के बारे में बताया, वो एकदम बदहवास सी हो गई थी साहब। हम लोगों ने उसके मन को शांत करने के लिए बाहर वाले मंदिर के पास भी लेकर गए। अरे रचना किधर है? अरे रचना कहाँ गई? रचना! सर, मेरी रचना पता नहीं कहाँ चली गई सर। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि माँ बाप का प्यार एकदम से कैसे उमड़ आया। अचानक आप लोग मुंबई आ गए और आप दोनों के आते ही रचना यहाँ से गायब हो गई। सर, आप एक माँ की ममता पर शक कर रहे हैं? क्यों ना करें, मैंने पहले भी कई माँओं को देखा है ममता का गला घोटते हुए। अगर रचना के गायब होने में तुम दोनों का हाथ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। चला। क्यों रखा है हमें यहाँ पे? जाना है, जाने दो हमें। रचना की मामा की डिटेल्स आ गई है। रचना का मामा एक किराने की दुकान चलाता है जो चलती नहीं है, और रचना की मामी एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती है। सर, इसके बावजूद भी रचना की मामा के अकाउंट पर 12 तारीख को 2 लाख रुपए चेक से जमा हुए हैं। ये चेक किसने इशू किया? मेरे कहने का मतलब है किस अकाउंट से इशू किया गया है? सर, कोई लेडी है मोहिनी नाम की, हम उसके घर पर भी गए थे लेकिन वो भी गायब है। कमाल है, चेक देने वाला गायब, चेक लेने वाला गायब। यहाँ दाल में काला नहीं है राने, पूरी की पूरी दाल काली है यहाँ पर। तुम्हें मालूम है इस तरह के कांड में जब ट्रांजैक्शन होता है पैसे का तो कैश में होता है, किसी तरह चेक नहीं दिया जाता, क्योंकि 8 नवंबर को नोटबंदी थी, इसलिए मजबूरन जो पेमेंट हुआ है वो चेक में हुआ है। सर, आपका शक सही है। इस पूरे मामले में कोई तो ऐसा है जो इन सभी लोगों का इस्तेमाल कर रहा है एक मोहरे बनाकर। लेकिन ये खेल कौन रहा है? क्या वो मोहिनी हो सकती है? अब वैसे भी ये तुम्हारी बहन की बेटी है, कोई तुम पे शक नहीं करके, समझे? गोविंद, इस फोटो में जो औरत है उसको ठीक तरह से देख, पर याद करने की कोशिश कर कि इस औरत को कहीं देखा है तूने? हाँ साहब, इसको हॉस्पिटल में कई बार देखा है, पर ये कौन है, क्या करती है, मुझे नहीं पता साहब। सर, ये देखिए, 13 तारीख को मोहिनी हॉस्पिटल में तो आई थी, रिसेप्शन पर भी गई, और उसके बाद वो इस कपल के पास गई। उसके साथ ये कपल कौन है? रानी, तुम एक काम करो, हॉस्पिटल से डिटेल निकालो, इस कपल के बारे में पता करो, और ये भी पता करो कि ये कपल मोहिनी के साथ में हॉस्पिटल क्यों गया था। ओके सर। मिस्टर जोशी, इस लड़की का नाम है रचना और ये है मोहिनी। इन
इन दोनों को जानते हैं आप? जी नहीं। जी नहीं, हम तो नहीं जानते। माँ, पुलिस से झूठ क्यों बोल रही है? अगर आप ऐसा करोगी तो आप पापा को और मुश्किल में डाल दोगे। वैसे भी पापा की दोनों किडनीज फेल है, और ऐसे में अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो कैसे रहेंगे वहाँ पे? हाँ हाँ, इनके दोनों किडनीज फेल है। इंस्पेक्टर साहब, अपनी जान बचाने के लिए मुझे एक डोनर की जरूरत है, लेकिन मेरी ये बेटी सिमी, इसने मुझे अपनी किडनी देने से साफ मना कर दिया। मेरी किडनी है, मेरी मर्जी है, नहीं देना मुझे। अच्छा, तो तुझे सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी चाहिए? हाँ? एक मिनट, आपके आपसी झगड़े जो हैं वो बाद में निपटाइएगा। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप मोहिनी से क्यों मिले थे? दरअसल मोहिनी ने खुद हमें कांटेक्ट किया था, कह रही थी कि वो किडनी का इंतजाम कर सकती है, 15 लाख लगेंगे, और रचना को भी वही लेकर आई थी कहीं बाहर। उसी ने सारे टेस्ट कराए हमारे। 13 तारीख को वही हमें यहाँ से हॉस्पिटल ले गई थी ऑपरेशन के लिए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो लड़की मुझे किडनी देने वाली थी वो हॉस्पिटल के छत से कूद गई थी। हो सकता है कि रचना के मामा मम्मी ने रचना के किडनी के लिए मोहिनी से डील किया हो, और हो सकता है कि रचना के गायब होने में मोहिनी का जरूर हाथ है, और उसके मामा मामी का इन्वॉल्वमेंट। उसके माँ बाप के साथ में सख्ती से पूछताछ करो। मुझे शक है कि मामा मामी के साथ में उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके सर। हेलो, तेरी बीवी कहाँ है? साहब वो भाग गई साहब। सच कह रहा है? हाँ साहब। रानी, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। चलो साहब, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी। हम वो मोहिनी को जानते थे। हम उसको बताए तो बोली कि उसको किडनी की ज़रूरत है, और साहब वो किडनी के लिए 5 लाख रुपए तक देने को तैयार थी। और उस समय रचना मुंबई में ही थी। देखो रचना, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि तुम समर से ना मिल सको, लेकिन हम समर से तुम्हारी शादी करवा सकते हैं। पर बदले में तुम क्या करोगी? क्या करना होगा मुझे मामा जी? क्या क्या कर सकते हो तुम? समर के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अपनी एक किडनी दे सकती हो? सर, रचना बहुत भोली है। वो हमारी बात मान गई, और फिर मोहिनी ने उसके सारे टेस्ट करवाए, और 13 तारीख को उसको अस्पताल में बुलाया किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन साहब फिर फोन पर रचना ने गोली की आवाज़ सुनी, और साथ में समर की चीख भी सुनी। उसको लगा कि समर को किसी ने मार दिया। फिर साहब वो अस्पताल की छत पर गई और वहां से कूद गई। वो तो बच गया, लेकिन बाद में किसी ने उसका मर्डर कर दिया। सच सच बता, तू भी उस मर्डर में शामिल था? नहीं सर, नहीं। फिर कौन था? हमको नहीं पता सर। तूने ही रचना को मंदिर से गायब कराया था? हाँ साहब, रचना को मैंने और मेरी पत्नी जानकी ने गायब किया था सर। देखो रचना, ये बात तो क्लियर है कि हॉस्पिटल की छत से पहली बार तुम खुद से कूदी थी। अब सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि दूसरी बार तुम खुद से कूदी या फिर कोई? हाँ सर, पहली बार भी मैं खुद से ही कूदी थी, और दूसरी बार भी। ना कंपाउंडर गोविंद ने मुझे मारने की कोशिश की, ना नर्स वीना ने। मैं खुद से ही मरना चाहती थी। रानी, रचना के बयान से साफ है कि गोविंद और वीना ये दोनों बेकसूर हैं। उन्हें छोड़ दो। ये समर के मर्डर के बारे में कुछ पता चला क्या? सर गोरखपुर में 174 ग्रे कलर की वैन है, जिनमें से 111 टूरिस्ट व्हीकल में चलती हैं। 13 तारीख को वैसी एक ग्रे कलर की वैन गांव के 2 लड़कों ने किराए पे ली थी सिटी ट्रैवल्स वाले से। कौन थे वो दोनों? सर वो दोनों समर के बड़े भाई थे। बोल। साहब, हमने अपने छोटे भाई को मारा। साहब वो दूसरी जाति की लड़की से शादी करने वाला था, और हमारी इज्जत पूरी दांव पे लगी हुई थी। इसलिए उसके घर से निकलते ही हमने गाड़ी किराए पे ली और सुनसान जगह पे ले जाके
उसको मार दिया। अमर कहाँ जा रहा है? अरे चल, आपको नहीं, अरे चल। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने अपने भाई को मार डाला। एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी। 3 बेटे होने के बाद भी अब उन्हें पूरी जिंदगी बेऔलाद होकर गुजारनी पड़ेगी। समर के दोनों भाई पुलिस की हिरासत में हैं और उन पर समर के मर्डर का केस चल रहा है। रचना की मामी जानकी और किडनी रैकेट चलाने वाली मोहिनी यादव दोनों अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन यह तय है कि आज नहीं तो कल दोनों पकड़े ही जाएंगे, जबकि रचना के मामा और किडनी रैकेट से जुड़े सभी लोगों पर केस चल रहा है। लेकिन आज के दौर में इंसानी रिश्तों को यह क्या होता जा रहा है? क्या नफरत, अहम और स्वार्थ इतने ताकतवर हो गए हैं कि उसके सामने खून के रिश्ते भी कमजोर बन गए हैं? लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि रिश्ते, परिवार, समाज ये सब जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे, ना कि जिंदगी और इच्छाओं का दमन करने के लिए। शायद आज के समय में यह जरूरत है कि हम फिर से अपने मूल्यों का आकलन करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।